हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली में। आज की क्लास में हम सी टेट में आज आज की क्लास में हम सी टेट में ईवीएस में एनसीईआरटी को देखेंगे। किसको देखेंगे? एनसीईआरटी को देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में 30 नंबर की क्या होती है? ईवीएस आती है। आपके एग्जाम में 30 नंबर की ईवीएस आती है, जिसमें से आपको 15 नंबर की ईवीएस आती है। जिसमें से आपको 15 नंबर की क्या आती है? ईवीएस आती है। इस क्लास के माध्यम से आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। और इससे पहले मैं और क्लासेस ले चुकी हूँ, जिसमें मैं आपको 2019 से 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर पेपर करा चुकी हूँ। अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर जाकर वहाँ सभी क्लासेस को देख सकते हैं। सभी क्लासेस की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेस को देख सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने उनका सॉल्यूशन कराया है। ये आपकी क्या है? ये आपकी क्लास जो है वो महा मैराथन क्लास है। इसके माध्यम से आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। और ये है आपकी एनसीईआरटी का पूरा निचोड़। आपको इसमें आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला टॉपिक क्या है हमारा? पहला टॉपिक है जानवर के विषय में। किसके विषय में? जानवर के विषय में, कि जानवर क्या होते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वहीं से मैंने यहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं। उन्हीं टॉपिक से मैंने क्वेश्चंस को उठाया है। तो पहला टॉपिक क्या है? पहला पॉइंट है, जानवरों की खाल पर डिजाइन होते हैं, वह उनके किसके कारण होते हैं? बालों के रंग के कारण होते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जानवरों की जो खाल पर डिजाइन होते हैं वो किसके कारण होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जानवरों की खाल पे जो डिजाइन होती है वो किस कारण होती है। ऑप्शन ए है जलवायु के कारण, ऑप्शन बी है बालों के कारण, या फिर ऑप्शन बी है कि उसके आसपास के वातावरण के कारण। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना होगा कि जो जानवरों की खाल पर डिजाइन होती है वो उनके बालों के कारण होती है। किसके कारण होती है? बालों के कारण होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रात में जागने वाले जानवर निशाचर हर चीज को कैसा देखते हैं? सफेद और काले में देखते हैं, जबकि जो दिन में देखते हैं जानवर वो इसकी अपेक्षा कुछ ज्यादा देखते हैं। ठीक है, और हम मनुष्य जो होते हैं वो सभी कलर्स को देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन जीव जंतुओं का नाम बताइए जो रात में काला और सफेद, या फिर जिनको काला और सफेद दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट, तो इसमें क्या होगा? उल्लू है, चमगादड़ है, रेगिस्तानी चूहे हैं। तो ये सभी क्या है? ये सभी जानवर रात में जागने वाले जानवर होते हैं। आगे है, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी नींद पर सो जाते हैं। जैसे अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो कौन है? छिपकली। छिपकली ऐसी जीव है जो सर्दियों में गायब हो जाती है, क्योंकि उसका खून जो है वो जम जाता है, दराजों में और इसीलिए वो दराजों में छिप जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात के बारे में। गुजरात के भुज में कब आया था भूकंप? यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना है कि गुजरात के भुज में भूकंप कब आया था? 2001 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जानवरों में देखने, सूंघने, समझने, महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है, जैसे डॉल्फिन की। जैसे किसकी? जैसे डॉल्फिन की। अब हम आगे देखते हैं। जैसे डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से क्या करती है? बात करती है। नेक्स्ट, अब हमारा कौन सा टॉपिक? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्लॉथ। स्लॉथ के विषय में तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्लॉथ के बारे में बताइए। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें से आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है। कूट के थ्रू मैंने आपको बहुत सारे इसके क्वेश्चन भी कराए हैं। आप जरूर मेरी क्लास को देखिए, पुरानी क्लासेस को देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कराया है। तो हम स्लॉथ के विषय में देखते हैं कि स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होता है, परंतु ये भालू नहीं होता है। यह किसकी तरह दिखता है? ये देखिए आप, किसकी तरह दिख रहा है? भालू की तरह तो दिखता है, लेकिन ये भालू नहीं होता है। ये दिन में करीब कितने घंटे सोता है? 17 घंटे सोता है। उल्टे लटक कर आराम से सोता है। तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दिया जाए कि 8 घंटे कौन सोता है? 8 घंटे उल्टा लटक कर आराम करता है। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन चुनने होंगे कि कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो ये करीब, तो इसको, इस ऑप्शन को, ठीक है, तो ये करीब 17 घंटे पेड़ों पर उल्टा लटक कर आराम करता है। नेक्स्ट, 40
40 वर्ष के अपने जीवन काल में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर, कितने पेड़ों पर? 8 पेड़ों पर। तो यहाँ पर भी वो इन्फॉर्मेशन को चेंज करके 6 पेड़ कर देगा। क्या करेगा? 6 पेड़ कर देगा। तो इस प्रकार से आपको इनके फैक्ट जरूर पता होने चाहिए कि 8 पेड़ पर घूमते हैं और ये सप्ताह में एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी की पत्तियों को खाकर ही अपना पेट भरते हैं। आगे देखते हैं। आगे अब हमारा क्या है? अब हमारा है बाघ। अब हम बाघ के विषय में देखेंगे। तो बाघ क्या है? बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बहुत बेहतर तरीके से देख सकता है। किसके? अब हम बाघ के विषय में देखें कि ये हमारा क्या है? ये हमारा बाघ है। यह हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भी भांप लेती हैं। ये इतना सेंसिटिव होता है कि इसकी जो मूछें होती हैं वो भी हवा के कंपन को भी भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की स्थिति का पता चल जाता है और इससे वो अंधेरे में भी रास्ते को ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है तथा दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसके बारे में और भी जानकारी लेते हैं कि बाघ मौके के अनुसार, ठीक है, इसके बारे में और भी जानकारी लेते हैं कि बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ को बदलता है। उसे जब घुर्राना होता है, जब वो गुस्से में होता है तो वो घुर्राता है, और जब उसे मादा बाघ से मिलना होता है तो उसकी अलग आवाज़ होती है। ठीक है, बाघ का घुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर पर सुनाई देता है। 3 किलोमीटर तक दूरी तक सुनाई देता है। तो यहाँ से क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है कि बाघ का घुर्राना 2 किलोमीटर की दूरी तक सुनाई दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होगा कि कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाथी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाथी। यहाँ से भी क्वेश्चन भर भर के आते हैं आपके एग्जाम में। तो हाथी के विषय में क्या है कि हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान कैसे होते हैं? पंखों के जैसे। आप देखिए यहाँ पर, हाथी के कान कैसे होते हैं? पंखों के जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कानों को हिलाकर हवा करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 3 महीने का हाथी 200 किग्रा वजन का होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 महीने का जो हाथी होता है वो कितने किलो का होता है? कितने किलो का होता है? 200 किलोग्राम का होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलो से एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। तो यहाँ पर आपका चेंज कर दिया जाए, कहा जाएगा कि 200 किलोग्राम। तो आपको ये छांटना पड़ेगा कि एक बड़ा हाथी दिन में कितना खा लेता है, यानी कि तो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। आगे देखते हैं। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। ये लगभग एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की क्या करता है? मदद भी करता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। इस झुंड में 10 या 12 हथनियाँ और उनके बच्चे रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग महिला कौन होती है? सबसे बुजुर्ग हथनी होती है जो झुंड का संरक्षण करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही हाथी झुंड में रहते हैं, फिर वह अपने झुंड को छोड़ देते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है हाथी के विषय में? तो हाथी के विषय में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन जाता है कि यहाँ पर 100 किलो के स्थान पर 200 किलो रख दिया जाता है। क्या? 200 किग्रा रख दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको छांटना पड़ेगा कि हाथी के विषय में कौन कौन सी जानकारियाँ सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है हमारा लंगूर। क्या है? लंगूर। लंगूर के विषय में कि जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास प्रकार की क्या करता है? आवाज को निकालता है, अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। तो जंगल में लंगूर का कार्य क्या होता है? जंगल में लंगूर का कार्य होता है कि वह मुसीबत के समय पे अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को चौकन्ना करने में सहायता प्रदान करता है। वो एक खास प्रकार की आवाज को निकालता है। ये क्या है? ये लंगूर है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जानवरों का शिकार किस किस के माध्यम से होता है। तो देख लेते हैं किस किस के माध्यम से होता है। पहला ऑप्शन है, ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है हाथी को उसके दांतों के लिए, गैंडे को उसके सींग के लिए, शेर और मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए मारा जाता है। तो शिकार किसके द्वारा शिकारी करते हैं, हाथियों को उसके दांतों के लिए शिकार किया जाता है, जबकि गैंडे के लिए, गैंडा कहाँ है, गैंडा कहाँ है, तो एक सींग वाला गैंडा कहाँ है, असम में है। असम में कहाँ पर है, असम में कहाँ है, काजीरंगा में। कहाँ है, असम में काजीरंगा में। अब क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से भी पूछे जा रहे हैं, मैंने आपको सॉल्यूशन भी काफ़ी बार कराया है, तो स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं, गैंडे को उसके सींग के लिए और मगरमच्छ सांप के लिए, और मगरमच्छ और सांप के लिए उसकी खाल के लिए मारा जाता है, ठीक है। कस्तूरी हिरण के लिए उसकी थोड़ी सी खुशबू के लिए ही मारा जाता है। किसके लिए, इत्र बनाने के लिए। इत्र बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, इन सभी जानवरों का इत्र बनाने के लिए ही कस्तूरी हिरण का क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ जानवरों की नींद के विषय में। तो गाय कितने घंटे सोती है, गाय 4 घंटे सोती है, पूरे दिन में 4 घंटे सोती है, जबकि अजगर 18 घंटे सोता है। कितने घंटे सोता है, 18 घंटे सोता है। जिराफ 2 ही घंटे सोता है। देखिए, आप लोगों को अगर 24 घंटे भी सुला दिया जाए तो आप सो जाएंगे, जबकि जानवरों का देखिए कि गाय 4 घंटे सोती है, अजगर 18 घंटे सोता है, जिराफ 2 घंटे सोता है, और बिल्ली 12 घंटे सोती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्या है, चूहा। हम चूहे के विषय में देखेंगे कि चूहा क्या है, कि चूहे को, नेक्स्ट है चूहा। चूहे की देखने की क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन इसकी सूंघने की, छूने की और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। तभी तो ये ज़्यादा से क्या करता है, बहुत ही जल्दी छोटी छोटी चीज़ों को ढूंढ लेता है। किसके माध्यम से, अपने सूंघने के माध्यम से, छूने के माध्यम से, या टेस्ट के माध्यम से चीज़ों में जान लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है मगरमच्छ के भी छोटे, मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। तो मगरमच्छों के कान, ठीक है, मगरमच्छ के भी छोटे छोटे कान होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या है, नेक्स्ट है मगरमच्छ के, नेक्स्ट इसको तो देख लिया है कि मगरमच्छ के छोटे कान होते हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। छिपकली के भी छोटे छोटे कान होते हैं। कभी छिपकली को घर में देखना, उसके छोटे छोटे कान होते हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। इसी प्रकार से मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों के माध्यम से देती हैं। किसके माध्यम से देती है, बिजली तरंगों के माध्यम से देती है। अब हम देखेंगे गिलहरी के विषय में, कि गिलहरी के विषय में बहुत बार भर भर के क्वेश्चन आए हैं। आयोग ने बहुत बार पूछा है, 2023, 22 और 23 में, 2022 और 23 में गिलहरी से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो गिलहरी के विषय में जान लेते हैं कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। इनके दांत जो होते हैं, अखरोट खाती हैं, तो इनके दांत जो है वो उस काटने और कुतरने के कारण घिस जाते हैं, और ये क्या करते हैं, ये हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उस जानवर का नाम बताइए, ठीक है, उस जीव का नाम बताइए जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और उसके दांत कुतरने और काटने में प्रयोग किया जाता है। तो उसका आप आंसर क्या लिखेंगे, गिलहरी को लिखेंगे। किसको, गिलहरी लिखेंगे। नेक्स्ट बिल्ली के विषय में देखते हैं कि बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं। बिल्ली के दांत आप देख सकते हैं नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। अब हम गाय के बारे में भी देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, जितने भी टॉपिक मैंने आपको लिए हैं सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपको प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब गाय के विषय में देख लेते हैं कि गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं, और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास को चबाने का कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, ठीक है। अब हम सांप के विषय में देखेंगे। अब हम सांप के बारे में देखेंगे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब हम सांप के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालबेलिया किसकी जाति है, तो इसके विषय में आपको यहाँ से आपको क्वेश्चन के आंसर देखने को मिलेंगे कि हमारे देश में केवल 4 प्रकार के ही जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम है नाग, करैत, दुवैया और अफई। तो हमारे देश में केवल 4 ही प्रकार के जहरीले सांप होते हैं, जो है नाग, करैत, दुवैया और अफई। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर निकलता है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये सांप हो गए। ठीक है, इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की एक दवाई दी जाती है, जो सांप के ही जहर के द्वारा बनाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो ये सांप के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है। इसके बारे में और भी हम जानकारी ले लेते हैं। इसके बारे में और भी जानकारियाँ ले लेते हैं कि सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राओं को बनाया जाता है। क्या किया जाता है, कालबेलिया नाच में जब कालबेलिया नाच सपेरा समुदाय के लोग करते हैं तो वो सांप के जैसे ही मुद्राओं में इस नृत्य को करते हैं। सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करता है, इसीलिए सांप को भी किसानों का मित्र कहा जाता है। सांप सुन नहीं सकते। लोग सोचते हैं जब उनके आगे बीन बजाया जाता है तो वो सुन सकते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, वो रेंगते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सांप के तो कान ही नहीं होते हैं। वे केवल बीन के हिलने से उसके अनुसार अपने सिर को हिलाते, यानी कि कंपन के थ्रू वो वाइब्रेट होते हैं। क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। कंपन के वाइब्रेशन से क्या होते हैं, वो रेंगते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। कालबेलिया के बारे में देख लेते हैं कि कालबेलिया जाति के रोशन नाथ जी अपने जाति में बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे, और उनकी जब ये प्रथाएं चलती थी तो उस समय ये अपने लड़कियों की शादी में सांप को दिया भी करते थे, एक उपहार के तौर पर। किसके, एक उपहार के तौर पर। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारे देश में 4 प्रकार के सांप होते हैं, जो है नाग, करैत, दोवैया और अफई। जब सांप किसी को काटता है तो वो अपने 2 खोखले दांतों से काटता है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि सांप से बचने के लिए जो उसकी दवाई बनाई जाती है, तो किसके द्वारा बनाई जाती है, उसको सीरम कहते हैं, और वह सांप के जहर के द्वारा ही बनाई जाती है। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं, और कालबेलिया नाच जैसी मुद्राएं भी करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं केचुआ के बारे में। किसके, केचुआ के बारे में। अभी हमने जाना सांप के बारे में, अब हम देखेंगे केचुआ के बारे में। तो केचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं, और क्या कर देते हैं, भुरभुरा कर देते हैं। क्या करते हैं, भुरभुरा कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और अपने मल से जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। और केचुओं को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी को क्या करते हैं, भुरभुरी बनाते हैं, मुलायम करते हैं, और जिससे हवा और पानी क्या होती है, उसके छेदों के थ्रू मिल सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि बर्मी कंपोस्ट को बर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। तो केचुआ के बारे में आपने इंपॉर्टेंट जानकारी ले ली कि केचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम और भुरभुरा कर देता है। यह जमीन में क्या करता है, छेद और पानी, यह जमीन में छेद कर देता है, जिससे जमीन को पानी और हवा मिल जाती है। केचुआ मृत पत्तियों को खाते हैं और उनके मल से क्या होता है, जमीन उपजाऊ होती है। ठीक है, केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, चींटियां। चींटियों के बारे में देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो चींटियों के बारे में देखते हैं कि चींटियां मिलजुल कर रहती है और चींटियों का काम बटा हुआ होता है। रानी चींटी अंडे देने का कार्य करती है। रानी का काम होता है अंडे देना। किसका, रानी चींटी का काम क्या होता है, अंडे देना। जबकि सिपाही चींटियों का काम होता है बिल का ध्यान रखना। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंद को छोड़ देती है, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिलता है। ठीक है, द्वारा
अपनी और चींटियों को क्या करती है, डायरेक्शन प्रदान करती है। आगे देखते हैं इसके बारे में, आगे देखते हैं कि चींटियां चलते समय जमीन पर गंध छोड़ती हैं। चींटियां चलते समय जमीन पर गंध को छोड़ती है, जिससे सूंघकर पीछे वाली चींटियों को रास्ता मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से चलती हैं। अगर आप उसमें कुछ बीच में कुछ अवरोध उत्पन्न कर देंगे तो फिर भी क्या करती है, वो घूम के भी उसी डायरेक्शन में जाती है, क्योंकि वो गंध से उनको क्या मिलता है, संकेत मिलता रहता है और वो पीछे पीछे चलती रहती हैं। ठीक है, पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है। चींटियां खाने की चीजों को अपने बिल में जमा करती हैं। इसके बारे में और देखते हैं कि सामाजिक कीट और सामाजिक कीटों के बारे में, कि सामाजिक कीट वे होते हैं जो एक ही प्रजाति के साथ एक समुदाय या कॉलोनी या बस्ती में रहते हैं, सामाजिक कीट कहलाते हैं। जैसे दीमक है, ततैया है, मधुमक्खियां है, चींटियां है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपको 3 ऑप्शन दे दिया और एक गलत ऑप्शन दे दिया और कह दिया इसमें से आप करेक्ट को चुनिए या फिर गलत को चुनिए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा, ये सभी समूह के अन्य सदस्यों को गंध को सूंघ कर ही आगे बढ़ते हैं। जबकि ये क्या है, रेशम का कीड़ा है, यह क्या करता है, ये एनसीईआरटी से मैंने लिया है कि मैं एक रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से उसकी गंध से पहचान लेता हूँ। देख रहे हो कि गंध का कितना ज़्यादा महत्व है, कि ये रेशम का कीड़ा है, यह अपनी मादा की गंध को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। नेक्स्ट हम कीट के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीट के प्रमुख उदाहरण बताइए। जैसे बिच्छू है, जिसको स्कॉर्पियो कहते हैं, तिलचिट्टा जिसे कॉकरोच कहते हैं, हाउस फ्लाई जिसे मक्खी कहते हैं, मॉस्कीटो मच्छर, हनी वी मधुमक्खी, बटरफ्लाई तितली और आंट चींटी। इस प्रकार से कीटों के बारे में आपको दे दिया जाएगा और आपसे ऑप्शन किए जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम मच्छर के बारे में देखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, बारे में देखेंगे। ये क्या है, मच्छर है। तो मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवों की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं, क्योंकि जब अंधेरा होता है तो हम सोचते हैं कि मच्छर कैसे हमें काट रहे हैं, तो वो हमारे पैरों के तलवों की गंध से और शरीर की गर्माहट से क्या करते हैं, हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, मच्छर पानी में अंडे देते हैं और काफ़ी समय तक ये पानी रुकने से क्या होता है, और विभिन्न प्रकार के मच्छर क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। मच्छर से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, ये सभी मच्छर के द्वारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मच्छर से कौन कौन से रोग होते हैं। तो डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, तो ये सभी बीमारियां मच्छर के काटने से होती हैं। आगे देखते हैं कि मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती हैं। मक्खियां अपने पैरों में बीमारियों का कीटाणु लाती हैं। जब मक्खियां उड़ उड़ के जाती है, पहले गंदगी पे बैठती हैं, वही गंदगी के पैर हमारे खाने पे रखती हैं, तो क्या होता है, डायरिया है, हैजा है, टाइफाइड आदि जैसी इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। जब यह बिना ढके खाने पर बैठती हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या करती है, कि मधुमक्खियां अपने पैरों में बीमारियों के कीटाणु लाती हैं, और जब ये हमारे बिना ढके हुए खाने पर बैठती है तो उसको दूषित करती है, और उस खानों को खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं, और हमें डायरिया है, हैजा है, टाइफाइड है जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे मलेरिया रोग के विषय में। ठीक है, यहाँ भी देख लेते हैं। अब हम देखेंगे मलेरिया के बारे में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये सभी फैक्ट्स जो मैं करा रही हूँ सभी इम्पॉर्टेंट हैं, आपको प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को मिलेंगे, और अगर आपने मेरी क्लास देख ली तो इससे आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो मलेरिया के बारे में देखते हैं कि रोनाल्ड रोज ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है, ये भारतीय मूल के थे। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है, इसकी खोज किसने की। तो किसने की इसकी खोज की है, रोनाल्ड रोज ने। किसने की है, रोनाल्ड रोज ने की है, और ये भारतीय मूल के एक डॉक्टर थे। आगे देखते हैं कि मलेरिया बुखार से कपकपी और ठंड लगती है।
मलेरिया बुखार के क्या सिम्टम्स होते हैं, तो इसमें कपकपी लगती है और ठंड लगती है। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज से फैलता है। किससे फैलता है? इसके मलेरिया जो है वो मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। मलेरिया को दूर करने की दवाई बहुत बार पूछी गई है कि किसके माध्यम से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है, तो सिनकोना की छाल। किससे? सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हम टिकट के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं काफ़ी बार। तो रेल टिकट में लिखी जानकारी के विषय में हम देख लेते हैं कि इसमें श्रेणी का नाम होता है, ट्रेन नंबर होता है, ट्रेन का नाम, सफ़र शुरू होने की तारीख और समय, गंतव्य स्थान तक पहुंचने की तारीख और समय, टिकट प्रारंभ होने का, टिकट समाप्त होने का स्थान, बर्थ नंबर, किराया, कुल दूरी और पीएनआर नंबर। तो पीएनआर की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है पैसेंजर नंबर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा टिकट है। तो इसमें श्रेणी पूछी जाती है, आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं और जूम कर देती हूँ, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ये हमारा टिकट हो गया है। ठीक है, ये टिकट हो गया है। इसमें इम्पोर्टेंट जानकारी क्या क्या है कि ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी, उसके बाद ये कितने, ये आपका जो टिकट है वो कितने रुपए का है, और उसमें डेट होती है। ठीक है, उसमें डेट भी होती है जाने की, आने की। ठीक है, ये देखिए रेट पड़ा है कि 2700। ठीक है, 2700। ठीक है, ये इस प्रकार से आपका टिकट होता है। तो इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी क्या है कि इसमें श्रेणी का नाम होता है कि कौन सी श्रेणी का है, स्लीपर का है या फिर डबल एसी का है, ट्रिपल एसी का है। तो इस प्रकार से होते हैं कि ट्रेन नंबर क्या है, ठीक है, ट्रेन का नाम कौन सा है, फिर सफ़र शुरू होने की तारीख और समय, गंतव्य तक पहुंचने और उसका समय, फिर टिकट प्रारंभ होने की तिथि, समाप्त होने की तिथि, बर्थ नंबर, किराया, कुल दूरी और पीएनआर नंबर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम पक्षियों के बारे में देख लेते हैं। पक्षियों के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसले को बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वह अपने घोंसले को छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, जमीन पर और पानी में। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, कि आप जान लिया होगा कि जो पक्षी होते हैं, आपने जान लिया होगा पक्षी जो होते हैं वो अंडे देने के लिए अपना घोंसला बनाते हैं। वो परमानेंट नहीं रहते हैं घोंसलों में। अंडा देने के बाद, बच्चे निकलने के बाद, उसके बाद भी वे घोंसले को छोड़कर चले जाते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट है पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को एक साथ देख सकते हैं, यानी उन पर नजर डाल सकते हैं। ये अलग अलग चीजों पर केंद्रित, ये अपने आंखों को अलग अलग चीजों पर केंद्रित कर सकते हैं। उनका देखने का दायरा बहुत बड़ा होता है, और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो ये इनकी दूरी आंखों की चीजों की ओर देती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को एक बार फिर से देखते हैं। इस पॉइंट को एक बार फिर से देखते हैं कि पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को एक साथ देख सकते हैं, यानी कि उन पर नज़र डाल देते हैं। जब ये अलग अलग चीज़ों पर ध्यान को केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है, क्योंकि इनकी जो आंखें होती हैं वो इनके सर के, ठीक है, जो इनकी आंखें होती हैं वो इनके सर के दोनों साइड होती हैं। कैसी होती हैं? सर के दोनों साइड होती, कुछ इस प्रकार से होती हैं। ठीक है, और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित होती है। आगे देखते हैं, आगे पॉइंट क्या है कि ज्यादा पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, क्योंकि इनकी आंखें जो होती है इनके सर के बिल्कुल कोने कोने पर होती हैं। ठीक है, बीच में नहीं होती, कोने कोने पर। हम लोगों की आंखें जो होती हैं सामने के लिए होती है, जबकि इनकी आंखें जो होती हैं वो साइड में होती हैं। तो इनकी क्या होती, पुतली घूम नहीं सकती, और ये अपनी गर्दन को घुमा घुमा कर आसपास की वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में और जानकारी देखते हैं कि पक्षियों के पंख इन्हें उड़ने में मदद करते हैं और इन्हें गर्माहट को प्रदान करते हैं। उनके नए पंख आते हैं और पुराने पंख क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे क्या होते हैं, कान होते हैं। इनके कान जो होते हैं वो ढके हुए होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। जो किससे ढके होते हैं,
पंखों से ढके होते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनते हैं। क्या करते हैं? इन्हीं छोटे छोटे कानों की मदद से ही सुनते हैं। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पक्षियों के बारे में जो क्वेश्चन में, जो आपको पेपर में देखने को मिलते ही हैं। तो पहला है हमारा दर्जन चिड़िया। क्या होता है? दर्जन चिड़िया। इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या करती होगी ये। दर्जी यानी कि सिलती होगी। इसको इंग्लिश में टेलर वर्ड भी कहते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं कि दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तियों को सी लेती है और उनमें एक थैली सी बना लेती है जिसमें वह अंडे देती है। तो आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं इसका घोंसला कुछ इस प्रकार से होता है। यह अपनी चोंच के माध्यम से ही अपने घोंसले को सी लेती है और ये एक थैली नुमा होती है जिसमें ये क्या करती है? अंडों को देती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बर्ड हमारा क्या है? नेक्स्ट बर्ड है बीवर। क्या है? नेक्स्ट क्या है? बीवर। तो बीवर कुछ इस प्रकार से दिखता है। नर बीवर पक्षी अपने, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है बीवर पक्षी में कि इसमें नर एक एक नर, इसमें क्या होता है? बहुत सारे नर जो बीवर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के घोंसले बनाते हैं और जिसमें मादा को होता है बीवर पक्षी। क्या होता है कि इसमें नर बीवर जो होते हैं वो बहुत सारे घोंसलों को बनाते हैं और मादा भी बीवर जो क्या करती है? उनमें से एक घोंसले को चुनती है और उसमें अंडे देती है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से एक को चुनकर क्या करती है? उसमें अंडे देती है। देखो इसमें मैंने आपको जैसा जैसा बताया है कि वैसा ही लिखा है कि फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा उसको पसंद आता है उसी में वो अंडे देती है। तो ये क्या है हमारी? यह है हमारी बीवर चिड़िया है। कौन सी है? बीवर चिड़िया है। नेक्स्ट है फाख्ता, जिसको हम डव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में डव कहते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उस पक्षी का नाम बताइए जिसमें नर पक्षी जो होता है बहुत सारे घोंसलों को बनाता है और माँ पक्षी अपने पसंदीदा घोंसले में अंडे देती है। तो उस पक्षी का नाम बताइए। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, इसके इसीलिए आपको ये जानकारी पता होनी चाहिए कि इसमें नर बीवर क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट घोंसलों को बनाता है और एक मादा बीवर जो होती है वो एक अपने पसंदीदा घोंसले को चुनती है और उसमें ही अंडों को देती है। तो उसमें आप करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे? बीवर लगाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं फाख्ता पक्षी को। तो फाख्ता कैक्टस, ठीक है, अब हम देखेंगे फाख्ता पक्षी को। फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच में या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। तो उस पक्षी का नाम बताइए जो कैक्टस, कांटों के बीच और मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है। तो उसमें आप क्या लिखेंगे? फाख्ता पक्षी को लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब और पक्षी देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? कलचिड़ी। क्या है? कलचिड़ी। इसको हम इंडियन रॉबिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको इंडियन रॉबिन भी कहते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं कि कलचिड़ी पत्थरों के बीच में अपना घोंसले को बनाती है। इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल और रुई सब बिछा रहती है। ठीक है, ये क्या करती है? घोंसले। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नाजुक टहनियों, जड़ों, ऊन और बाल और रुई से जो पक्षी बनाता है घोंसले, उसका नाम बताइए। तो उसको कहते हैं कलचिड़ी। इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यह छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। इसकी चोंच अंदर से क्या होती है? लाल होती है। इसकी चोंच अंदर से क्या होती है? लाल होती है। तो हमने अभी कलचिड़ी को पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मैना चिड़िया। क्या है? मैना चिड़िया। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उस पक्षी का नाम बताइए जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है। तो उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मैना। क्या कहते हैं? मैना कहते हैं कि मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे घुमा सकती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है उल्लू। नेक्स्ट पक्षी क्या है? उल्लू। उल्लू अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है, यानी कि 360 डिग्री। कैसे? 360 डिग्री घुमा सकता है। लगभग 360 डिग्री उल्लू अपनी गर्दन को घुमा सकता है। इसकी आंखें मानवों की तरह होती है। ठीक है, और ये रात में जागता है। और इसको कौन कौन से कलर दिखाई देते हैं? तो इसको सफ़ेद और काला कलर दिखाई देता है।
तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उस पक्षी का नाम बताइए जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। तो उसमें आप क्या लिखेंगे, उल्लू लिखेंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, टिक, उल्लू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कौवे के बारे में देखते हैं कि कौवे के घोंसले में लोहे का तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीजें होती हैं। तो कौवा जो होता है अपने घोंसले को लोहे के तार, लकड़ी की टहनियों के माध्यम से बनाता है। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जो अपना घोंसला बनाता है उसका नाम बताइए। तो उसका नाम क्या होगा, कौवा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। तो कोयल कितनी चालाक होती है कि वह अपना घोंसला नहीं बनाती है और कौवे के घोंसले में अपना अंडा दे देती है, अपना अंडा देती है। कौवा अपने अंडों के साथ ही उसके यानी कि कोयल के अंडों को भी सेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट पक्षी है गौरैया। क्या है, गौरैया। तो गौरैया अपना घोंसला अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। कहाँ बनाती है, अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। यह दिल्ली का एक राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है, दिल्ली का एक राजकीय पक्षी है। किसका, दिल्ली का राजकीय पक्षी क्या है, तो गौरैया है। ये अभी क्या हो गई है, लुप्त हो चुकी है। क्या हो गई है, लुप्त हो चुकी है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि गौरैया वह पक्षी है जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण ये दुर्लभ हो गई है। यानी कि शहरीकरण के द्वारा, ठीक है, क्योंकि शहरीकरण के कारण ये क्या हो गई, दुर्बल यानी कि दुर्लभ, यानी कि अब बहुत ही कम दिखाई देती है, क्योंकि पेड़ पौधे कट चुके हैं, जैसे बिल्डिंग बन गई है और इनका क्या हो गया है, और इनका क्या हो गया है, और ये क्या हो चुकी है, ये लुप्त हो चुकी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कबूतर के बारे में। कबूतर किस प्रकार से घोंसला बनाता है, तो कबूतर के बारे में देखते हैं कि कबूतर पुराने मकान खंडर में अपना घोंसला बनाता है। कौवे, गिलहरी, बिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे को चुरा लेते हैं, कई बार घोंसलों को भी तोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी अब हमने जानकारी ले ली है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं पक्षियों के, अभी हमने पक्षियों के बारे में जान लिया, अब हम पक्षियों की चोंच के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। किस प्रकार से बनेगा मैं आपको बताऊंगी कि मांस चीरने वाली, ठीक है, मांस चीरने के लिए क्या होती है, थोड़ी सी हुकनुमा। लकड़ी में छेद करने के लिए कठफोड़वा की होती है। किसकी होती है, कठफोड़वा की होती है। फूलों का रस चूसने के लिए पतली सी होती है, जो किसकी, शकरखोरा की होती है। इसी प्रकार से कीचड़ में छानबीन करके कीड़ों को खोद कर निकालने में तो किसकी होती है, बतख की होती है, सारस की होती है, पतली सी चोंच। ठीक है, बीजों को चबाकर तोड़ने के लिए तो किसकी होती है, ये कबूतर की होती है, फाख्ता की होती है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट है काटने के लिए, तो काटने के लिए भी ये काटने की किसकी होती है, तो काटने की होती है तोता की। ठीक है, अब हम इसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी को ले लेते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह होती है। जो मैंने आपको पहली चोंच दिखाई थी, कुछ इस प्रकार से छोटी और हुक के नुमा, यानी कि थोड़ी सी घूमी हुई चोंच होती है, जो मांस को चीरने और फाड़ने में कार्य करती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है तोते की घुमावदार चोंच होती है, जो फल को कुतरने में मदद करता है। आगे देखते हैं कि कबूतर, कौवा आदि में चोंच छोटी होती है, चौड़ी होती है और मजबूत होती है। ऐसी चोंच अनाज के दाने को तोड़ने में सक्षम होती है। ठीक है, तो आपने चोंच के बारे में भी जान लिया है, और थोड़ा आगे और देखते हैं कि मछली पकड़ने वाली चिड़िया जैसे सारस है, बगुला है, इनकी चोंच क्या होती है, लंबी होती है, कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, इस प्रकार से इनकी चोंच होती है, लंबी होती है और पतली सुई जैसी होती है। कैसी होती है, पतली सुई जैसी होती है, कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंदन यानी कि फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा होता है, यानी कि छानने की प्रणाली।
इन पक्षियों के उदाहरण क्या क्या हैं, जैसे हंस है, बतख है, ये सभी क्या कर सकते हैं, इनकी चोंच में फिल्ट्रेशन यानी कि निस्पंदन लगा होता है, ये सभी छान कर क्या करते हैं, अपने दाने को चुगते हैं। ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं और अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ है आदि को अलग करते हैं, यानी कि उसे छान लेते हैं। यानी कि इनके चोंच में क्या होता है, फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा होता है, जो क्या करता है, कीचड़ है आदि वस्तुओं को छान कर निकाल देता है। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे मधुमक्खी पालन। अभी हमने चिड़िया देख ली, चिड़ियों के बारे में देख लिया और उनकी चोंच के बारे में भी पढ़ लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह आपका एक शॉर्ट नोट है, ये आपका क्या है, एक वन शॉर्ट क्लास है। इसमें मैं बहुत सारे आपके टॉपिक जो है वो कवर कराऊंगी बहुत कम समय में। ठीक है, जिससे आप अगर लास्ट टाइम में भी इस क्लास को देख लेंगे तो आपके 15 नंबर आसानी से पक्के हो जाएंगे, क्योंकि यहीं से फैक्ट्स पूछे जाते हैं और मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी कराए हैं। तो आपको, अगर आपने उन क्लास को देख लिया है तो आपको अनुमान भी लग गया होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है मधुमक्खी पालन। क्या है, मधुमक्खी पालन, इसके बारे में देख लेते हैं। पालन, बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचाचा, बोचाचा या बोचाहा, इसको बोचाचा भी कहते हैं। कुछ किताबों में आपको बोचाचा देखने को मिलेगा, कुछ में आपको बोचाहा गांव दिखेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में, तो देख लेते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचाचा गांव इस इलाके में लीची के पेड़ के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मधुमक्खी पालन कहाँ किया जाता है और लीची कहाँ पाई जाती है। तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर में पाई जाती है। लीची के फूल मधुमक्खी को लुभाने के काम आते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र में लोग मधुमक्खी पालन शहद बनाने के काम के लिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का एक सही समय होता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में आपसे कूट के थ्रू क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको जानकारी लिखे दी जाएंगी कि बिहार के मुजफ्फरपुर में लीची की पैदावार होती है, मधुमक्खी के लिए लुभाने के लिए लीची का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है, यही मधुमक्खी पालन का शुरू करने का सही समय है। तो यहाँ पर आपके महीने चेंज कर दी जाएंगी, नवंबर से दिसंबर कर दिया जाएगा। तो यही सभी आपको छांटना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। लीची के फूल कब आते हैं, तो वे फरवरी माह में खिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे, इसके बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं कि मधुमक्खी के बारे में और जानकारी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, 101% यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं कि मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। कौन होती है, इसके हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देने का कार्य करती है। क्या करती है, जो अंडे देने का कार्य करती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती है जिनका कोई भी कार्य नहीं होता है। नर मक्खी जो होती है बिल्कुल खाली होती है, और जबकि मादा मक्खियाँ जो होती हैं वो सभी कार्य को करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर काम करती है और शहद के लिए फूलों का रस भी ढूंढती है। जब किसी मक्खी को क्या होता है, जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वो कुछ इस, ठीक है, जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक प्रकार का नाच करती है, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि उस स्थान पर क्या है, रस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मधुमक्खियां रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चे पालने का कार्य भी इन्हीं का होता है, जबकि नर मक्खी जो होती है उनका कोई भी कार्य नहीं होता है। आगे देखेंगे इसके बारे में। मधुमक्खी पालन में एक बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में मीठे घोल को डाला जाता है और उसमें क्या होती है, मधुमक्खियां बैठती हैं। इसमें एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। नर मक्खियों का कोई कार्य नहीं होता है। छत्ते में बहुत सारे काम मधुमक्खियां ही करती हैं, और जब वो रस ढूंढती हैं, वो रस ढूंढने का भी काम करती है, और उनको अगर रस मिल जाता है तो वो एक प्रकार का डांस करती है और अन्य मक्खियों को बताती है कि इस स्थान पर क्या है, रस है। ठीक है, तो इस प्रकार की जानकारी आपको पता होनी चाहिए जिससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो। आगे देखते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी।
कि मधुमक्खियों रस से शहद बनाती है, छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। मधुमक्खी पालन में बक्से का एक प्रयोग किया जाता है, इस बक्से में मीठे घोल को डाला जाता है। आगे देखते हैं कि नर मक्खी छत्ते का कुछ काम, ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है नर मक्खी छत्ते का कुछ भी खास काम नहीं करती है। मैंने आपको बताया ही था अभी कि नर मक्खियाँ जो होती हैं वो कोई भी कार्य नहीं करती हैं, सभी कार्य जो होती हैं मादा मक्खियाँ ही करती हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है रेगिस्तानी ओक। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत भर भर के आते हैं आपके एग्जाम में। रेगिस्तानी ओक जिसको हम कहते हैं डेजर्ट ओक, क्या कहते हैं, रेगिस्तानी ओक। तो यह कहाँ पाया जाता है, यह ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके बारे में जानकारियों को पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम जानकारी देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं, इसमें क्या होती हैं, पत्तियां बहुत कम होती है। इसकी ऊंचाई सामान्यतः क्लास की दीवार के बराबर होती है, यानी कि काफ़ी लंबा होता है। इसकी जो लंबाई होती है वो क्लास की दीवारों की इतनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इस वृक्ष, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुना गहराई तक होती है, यानी कि इसकी ऊंचाई क्लासरूम की दीवार की इतनी होती है और इसकी जो जड़ें होती है उतनी ही नीचे होती है। क्या होती है, उतनी ही नीचे भीतर होती है, जब तक ये जल तक ना पहुंच पाए, यानी कि इनकी जड़ें जो होती है जहां पर पानी की लिमिटेशन होती है वहां तक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें पानी पेड़ के तने यानी कि स्टेम में जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है या पानी की कमी होती है, तब वहां के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेगिस्तानी ओक हो गए। इसकी इंपॉर्टेंट बातें हो गई। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कुछ पॉइंट्स दे दिए जाएंगे कि इसमें पत्तियां बहुत ज्यादा होती हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाएगा और कूट के थ्रू आपसे पूछा जाएगा कि किस स्थान पर पाया जाता है। तो रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं, इसकी ऊंचाई सामान्य क्लास की दीवारों के बराबर होती है और इसकी जो जड़ें हैं वो जो इसकी लंबाई यानी कि ऊंचाई है उसकी 30 गुना गहराई के अंदर होती है, जहां पर क्या होता है, पानी प्राप्त किया जा सकता है। इसके पानी में यह पानी जो होती है पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है, इसकी जड़ों में के अंदर ही क्या होता है, पानी जमा हो जाता है। और जब यहाँ के लोगों को पानी की जरूरत होती है तो इसके तने में पाइप डालकर पानी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने रेगिस्तानी ओक को देखा। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा पौधा क्या है, दूसरा पौधा है क्रोटॉन पौधा। क्या है, क्रोटॉन पौधा। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पौधों से भी आपके 2 से 3 नंबर बनते ही हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट पौधा है क्रोटॉन पौधा। क्या है, क्रोटॉन पौधा। इसके बारे में देखते हैं। क्रोटॉन पौधा जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी कि सिग्नल देते हैं, ये पौधे इस प्रकार से होते हैं, इनके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि भूमि का पानी का स्तर जो है उससे कम हो गया, यानी कि ये पौधे जो होते हैं ज़्यादा गहराई में इनकी जड़ें नहीं होती हैं, ऊपर ही होती हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है, ये हमें ये इंडिकेट या सिग्नल देता है कि भूमि में पानी का स्तर नीचे जा रहा है। जैसे कि इसको हम देखते हैं एक बार फिर से कि क्रोटॉन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी कि सिग्नल देते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोटॉन पौधे की जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं होती है। जो मैंने आपको बताया कि इसकी जड़ें जो होती हैं ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां भी सूखने लगती हैं, यानी कि इसकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होती। जब पानी का स्तर नीचे हो जाता है तो इसकी जो पत्तियां हैं वो सूखने लगती हैं। तो ये इंडिकेट या फिर सिग्नल देती हैं कि भूमि में जल का स्तर नीचे पहुंच गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो यह एक प्रकार का सिग्नल होता है। क्या होता है, यह एक प्रकार का सिग्नल होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पौधा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को 101% मिलता ही। पिचर प्लांट जिसको कहते हैं, इसको नेफेंथिस भी कहते हैं, ठीक है, नेफेंथिस जिसे पिचर प्लांट भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही 101%, क्योंकि किसी भी कोई भी सेट ऐसा नहीं बना जिसमें ये क्वेश्चन ना मिले आपको। ये नेफेंथिस कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसमें एक पत्ती नुमा, इसमें क्या होता है, एक पत्ती होती है। जो इसकी आकृति कैसी होती है, इस पौधे की आकृति कुछ घड़े नुमा इस प्रकार से होती है, और इसके ऊपर एक पत्ती लगी होती है जो क्या करती है, इसके मुंह को ढक लेती है। इसमें ये कीटों को आकर्षित करती है और उनका क्या करती है, उनका शिकार करती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं, पूरी जानकारी को ले लेते हैं, ठीक है। नेफेंथिस जिसे पिचर प्लांट कहते हैं, इसे घटपर्णी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्लांट को घटपर्णी, क्या घटपर्णी भी कहते हैं, ठीक है। तो एक अन्य नाम से अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में घटपर्णी नाम से, तो आप समझ जाना कि नेफेंथिस और पिचर प्लांट की ही बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं कि नेफेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कूट के थ्रू। किसके कूट के थ्रू, डिफरेंट टाइप से इसके बारे में लिख दिया जाएगा, और उसमें आपके कूट के थ्रू आपको छांटना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है नेफेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़े यानी कि इंसेक्ट और छोटे जीवों का शिकार करता है। किसका, यह छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं उनका शिकार करता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा होता है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसका जो आकार होता है कुछ घड़े नुमा होता है, जिससे ऊपर पत्ती का एक ढक्कन लगा होता है। पत्ती का ढक्कन तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से लगा होता है, और इसमें से खुशबू निकलती है। क्या होती है, इसमें से खुशबू निकलती है, जिससे आकर्षित होकर कीड़े मकोड़े और जीव जंतु इसका शिकार बन जाते हैं और इसके अंदर फंस जाते हैं, ठीक है, कि जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। आगे देखते हैं, घटपर्णी पौधे को आगे देखते हैं नेफेंथिस को घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। जो मैंने आपको भी बताया कि नेफेंथिस को घटपर्णी के नाम से भी जाना जाता है। अन्य कीटभक्षी कौन कौन से हैं, जैसे डायोनिया है, सनड्रो है आदि, ये सभी पिचर प्लांट की तरह ही होते हैं। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि किस कारण ये करता है, तो नाइट्रोजन की कमी होने के कारण। किसकी, नाइट्रोजन की कमी होने के कारण ये विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से 101% बनेगा ही। तो इसके फैक्ट्स आप जरूर याद कर लें कि भारत में कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े के जैसा होता है, ऊपर पत्ती से ढका हुआ होता है, और इसे घटपर्णी भी कहा जाता है। और अन्य कीटभक्षी कौन कौन से हैं, डायनिया है, सनड्रो है, ये सभी अन्य कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पौधा हमारे क्या है, नेक्स्ट पौधा है बरगद का पौधा। कौन सा है, बरगद का, बरगद यानी कि बेनियन ट्री। क्या है, बेनियन ट्री। बरगद के पेड़ की लताएं या लटकन उसकी जड़ें होती हैं, या कुछ इस प्रकार से लटकी हुई होती हैं। तो इसको देख लेते हैं कि बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, ये टहनियों से निकलती हैं। किससे निकलती हैं, टहनियों से निकलती हैं, और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। यह जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। क्या करती हैं, पेड़ को सहारा देती हैं। इसकी जड़ें कुछ इस प्रकार से होती हैं, आप चित्र में देख सकते हैं। ये हमारा बरगद का वृक्ष है, और इसमें जो जड़ें होती हैं वो ऊपर से क्या करती हैं, जमीन से ऊपर टहनियों में लटक जाती हैं। लटकने के बाद ये जमीन के अंदर चली जाती हैं। तो ठीक है, तो ये हमारा बरगद का वृक्ष हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पौधों का भाग जिसे हम खाते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है 2023 के प्रीवियस ईयर पेपर में। जब मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए थे, तो उसमें इस प्रकार का मैंने क्वेश्चन कराया है, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि जड़ें कौन कौन सी हैं, जिन्हें हम रूट कहते हैं। वो होती है मूली, गाजर, चुकंदर, टेपियोका और शकरकंदी। इसमें क्या होती है, ये सभी जड़ें होती हैं। क्या होती हैं, ये सभी जड़ें होती हैं, और इनका हम सेवन करते हैं, यानी कि इनको हम खाते हैं। अब पूछा जा सकता है कि टेपियोका को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे कप्पा के नाम से जानते हैं, और यह केरल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, केरल में
पाया जाता है। नेक्स्ट है तना, जिसे स्टेम कहते हैं। तो स्टेम तना को क्या, तने भाग को हम किसके खाते हैं, तो आलू के तने को खाते हैं। प्याज है, अदरक है, तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी तने होते हैं। नेक्स्ट है पत्तियां, जिसे लीफ कहते हैं, जैसे धनिया है, पत्ता गोभी है, अरवी है, पालक है, कड़ी पत्ता है, तो ये सभी क्या है, पत्ती है। इन पौधों को भी हम खाते हैं। नेक्स्ट है बीज, जिसे शीड्स कहते हैं, जैसे चना है, बाजरा है, सरसों है, गेहूं है, धान है, तो ये सभी क्या है, ये सभी बीज है। नेक्स्ट है फूल, फ्लावर, जिसे सहजन है, केला है, कचनार है। तो इसके विषय में आप बताइए कि सहजन के फूल कहाँ, इनके विषय में बताइए कि सहजन के फूल किस राज्य में खाए जाते हैं, और केरल के फूल और कचनार के फूलों का कहाँ सेवन किया जाता है। इन सब की सब्जी बनाई जाती है, तो किस किस राज्य में इसकी सब्जी बनाई जाती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट है फली, फली क्या है, मटर, फली क्या है, मटर के रूप में हम फली को खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है विदेश से आने वाली सब्जियां, विदेश से आने वाली सब्जियां, यह पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, पहला ऑप्शन है, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है हरी मिर्च, टमाटर, आलू कहाँ से आए हैं, तो ये आए हैं साउथ अमेरिका से। कहाँ आए हैं, कहाँ से आए हैं, साउथ अमेरिका से आए हैं। नेक्स्ट है गोभी और मटर, नेक्स्ट क्या है, गोभी और मटर कहाँ से आए हैं, तो ये आए हैं यूरोप से। कॉफ़ी बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आई हैं, और सोयाबीन चीन से आई है। सोयाबीन कहाँ से आई है, चीन से आई है। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या पूछा गया, इसमें सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर में हरी मिर्च को पूछा गया, हरी मिर्च को पूछा गया कहाँ से प्राप्त की गई है, तो साउथ अमेरिका से यह आई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पादप में पारिस्थितिक अनुकूलन, यानी कि इकोलॉजिक एडेप्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में हमें पारिस्थितिक अनुकूलन को बताना है। तो ये क्वेश्चन भी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर पेपर में। तो इसके बारे में देख लेते हैं। पहला है जलोद, पहला क्या है, जलोदभिद, जिसे हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। दूसरा है समोदभिद, जिसे मेसोफाइट्स कहते हैं। तीसरा है मरुदभिद, तीसरा है मरुदभिद, जिसे हम जीरक्सोफाइट कहते हैं। और चौथा है लवणोदभिद, जिसको हेलोफाइट्स कहते हैं। तो इन सब के नाम आप इंग्लिश में याद करें, क्योंकि हिंदी में इनके नाम चेंज होते रहते हैं, इसीलिए इनको आप इंग्लिश में याद करें, जिससे आपको इनकी डेफिनेशन याद करने में भी आसानी होगी। तो पहला है हाइड्रोफाइट्स, ये पौधे बहुत अधिक जल में पाए जाते हैं। हाइड्रो यानी कि पानी, हाइड्रो मतलब पानी, तो ये पौधे जो होते हैं अधिक पानी यानी कि अधिक जल वाले स्थानों में पाए जाते हैं। इन्हें हाइड्रोफाइट या जलोदभिद कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेसोफाइट्स, नेक्स्ट क्या है, मेसोफाइट्स, ये पौधे सामान्य स्थानों में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत वन है, बगीचे हैं, बाग हैं, खेत आदि में उगने वाले सभी पौधे कहाँ पाए जाते हैं, सभी पौधे आते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं कि वन के पौधे, बाग के पौधे, बगीचे, खेत के जो भी हम पौधों को उगाते हैं वे सभी मेसोफाइट्स में आते हैं। किस में आते हैं, मेसोफाइट्स में आते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्या है, थर्ड है जीरोफाइट्स। क्या है, जीरोफाइट्स, तो इन पौधों को मरुस्थलीय पौधों यानी कि डेजर्ट इलाकों में पाया जाता है। इन्हें डेजर्ट प्लांट भी कहा जाता है। जहाँ मृदा में पानी की कमी होती है और तापमान अधिक होता है, उन पौधों को जिरेक्सोफाइट यानी कि मरुदभिद कहते हैं, जो मरुस्थल में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए कैक्टस, क्या होता है, कैक्टस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 4, हेलोफाइट्स। ये पौधे क्या होते हैं, तो ये पौधे खारे जल वाली जगहों में पाए जाते हैं, इन्हें हेलोफाइट्स कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुँचते हैं। नेक्स्ट टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है, ग्रेगर मेंडल। ठीक है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है ग्रेगर मेंडल से। ठीक है, इनका प्रयोग पूछा जाता है और ये पूछा जाता है कि इनने किस पौधे के ऊपर प्रयोग किया था, और उनके बारे में भी, उनकी विशेषताएं भी पूछ ली जाती हैं। तो ये भी आप फैक्ट्स जरूर याद कर लें, क्योंकि अगर आपने मेरी आज की क्लास और आपने मेरे प्रीवियस ईयर क्लासेस जो है, मैंने आपको 25 क्लासेस कराई हैं। कितनी,
25 क्लासेस कराई हैं। अगर आपने वो सभी क्लासेस देख ली तो आपके ईवीएस में, आपके ईबीएस में 30 में से 30 नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो अगर जिसने भी क्लास नहीं देखी है, जिसने भी क्लास नहीं देखी है, वो तुरंत जाए हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर। वहाँ मैंने सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम अब देख रहे हैं ग्रेगर मेंडल को। किसको देख रहे हैं? ग्रेगर मेंडल को। इनके बारे में देखते ही कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। ठीक है, इनके बारे में पहले जान लेते हैं कि नेक्स्ट, अब पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं कि ग्रेगर मेंडल कौन थे। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला पॉइंट है, ठीक है, तो अब हम इनके बारे में पहले जान लेते हैं कि ग्रेगर मेंडल कौन थे। तो ग्रेगर मेंडल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में 1822 में हुआ था। कब हुआ था? 1822 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1822 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है इन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए और ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए। ठीक है, आगे देखते हैं कि मेंडल ने बताया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में यानी कि पेयर्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मटर के पौधों में जो गुण पाए जाते हैं वो जोड़ियों में मिलते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को 101% मिलता ही है। तो हम जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो मेंडल ने किस बारे में बात की है? उन्होंने कहा है कि जैसे बीज का चिकना, ठीक है, उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से मटर के बीज में गुण मिलते हैं। तो पहला पॉइंट है जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना और पौधों के तने का लंबा या नाटा होना। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं 101%। ठीक है, कि उदाहरण के लिए बीज का चिकना और खुरदना होना, यानी कि डिफरेंट टाइप से उसमें गुण पाए जाते हैं, 2 प्रकार से पेयर में। कैसे? पेयर में, युग्म में गुण पाए जाते हैं, जैसे कि चिकना खुरदरा, पीला हरा और पौधे के तने का लंबा और नाटा होना। आगे देखते हैं, पर चिकने बीज वाले वाले और खुरदरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी, यानी अगली पीढ़ी के पौधों में भी बीज या तो चिकने होंगे या फिर खुरदरे होंगे। ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना हो या एक थोड़ा खुरदरा बन जाए। ठीक है, तो इस पॉइंट को एक बार फिर से देखते हैं कि चिकने बीज वाले पौधे और खुरदरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी, यानी अगली पीढ़ी के पौधों में भी बीज या तो चिकने होते हैं या फिर खुरदरे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक बीज थोड़ा चिकना हो गया और थोड़ा सा क्या हो गया? खुरदरा हो गया। ऐसा नहीं होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। एक चिकना होता है तो एक खुरदरा होता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही बीज में एक आधा चिकना हो गया और आधा खुरदरा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह का रंग के गुण में रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधों के बीज का या तो पीले होते हैं या फिर भूरे होते हैं। इसी प्रकार से रंगों में भी होता है कि या फिर तो वो पीले होंगे या फिर होते हैं हरे। पीला और हरा गुण मिलकर कोई नया बीज नहीं बनता है। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब यही है कि इन्होंने देखा कि बीज का चिकना होना या खुरदरा होना, उन्होंने मटर लंबा होना या नाटा होना, लेकिन इसमें क्या था कि चिकने वाले होंगे अलग, चिकने वाले बीज चिकने ही होंगे और खुरदरे वाले खुरदे। ऐसे नहीं होगा कि चिकने और खुरदरे का मिश्रण प्राप्त हो, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि मेंडल ने यह भी बताया कि जब बीज का पीला और हरा गुण मिलते हैं तो मटर की अगली पीढ़ी के पौधों में ज्यादा पीले बीज बनते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें थोड़ा डिफरेंस तो दिख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उसमें दोनों कलर का डिफरेंस दिखे। जैसे कि मेंडल ने बताया कि जब बीज पीला और हरा गुण मिलते हैं, जब बीज के पीले और हरे गुण मिलते हैं तो अगली पीढ़ी में कुछ ज्यादा पीले तो हो सकते हैं, लेकिन हरे पीले मिक्स नहीं हो सकते। ठीक है, आगे देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा आगे देखते हैं। ये हमारा, ठीक है, यहाँ पर हमारा ग्रेगर मेंडल का प्रयोग खत्म हो गया। इसमें हमने बहुत अच्छे से, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है? तो इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इन्होंने किसके ऊपर अपना प्रयोग किया? तो मटर के पौधों पर प्रयोग किया और उन्होंने जोड़ियों में इसके गुण को पाया। ठीक है, और क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं कि मेंडल का जो प्रयोग है उसमें क्या बताया था? उन्होंने ये बताया था कि चिकना और खुरदरा होगा, जो बीज होगा चिकना खुरदरा हो सकता है, पीला या हरा हो सकता है और तना
लंबा या नाटा हो सकता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने फिर यहाँ भी इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि उन्होंने यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन दिया कि अगली पीढ़ी में जो पौधे होंगे या तो चिकने होंगे या फिर खुरदरे होंगे या फिर पीले होंगे या फिर हरे होंगे, क्योंकि ठीक है, या फिर हरे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये बीज थोड़े चिकने हो, थोड़े खुरदरे हों, या फिर थोड़े हरे हों, थोड़े पीले हों, इनका मिश्रण प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है एनीमिया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एनीमिया। एनीमिया इसको क्या कहते हैं? इसको रक्त। अब हम देखते हैं एनीमिया। एनीमिया जिसे रक्त अल्पता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त अल्पता भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं कि एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? एनीमिया या फिर आयरन की कमी के कारण होता है। यह शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है और इसमें बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। तो खून की कमी से बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, ये आयरन की कमी से होता है और इसमें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, उनका एनर्जी लेवल लो हो जाता है। बच्चों का जो एनर्जी लेवल हो जाता है वो कम हो जाता है और उनका पढ़ाई में ध्यान कम लगता है। अब एनसीईआरटी में इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं कि एनीमिया को रोकने के लिए क्या क्या किस चीज़ का सेवन करना चाहिए। तो आयरन, ठीक है, तो आयरन यानी कि लोहा, आयरन की कमी को दूर करने के लिए गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या होता है, आयरन की कमी को दूर किया जा सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम घरों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम देखेंगे यहाँ पर घर कि विभिन्न राज्यों के घर जहाँ जिस प्रकार से घर बनाए जाते हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि यहाँ से 101% क्वेश्चन आते ही हैं और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है असम के बारे में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपने देखा ही होगा, प्रीवियस ईयर जब मैंने क्वेश्चन कराए थे तो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन असम का ही था कि असम के घर कैसे होते हैं, तो इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको हम अभी देखते हैं कि असम के घर किस प्रकार से होते हैं। असम, ठीक है, तो असम में घर, ठीक है, असम के घर के बारे में देखते हैं। असम में घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं। ऊंचाई में बनाने की वजह से भारी बारिश होती है, ठीक है। तो इसमें हम असम के घर के बारे में देख लेते हैं कि पहला ऑप्शन क्या है, पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है कि असम में घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं। ऊंचाई में बनाने की वजह यह होती है कि यहाँ बारिश बहुत होती है। यहाँ बारिश होने के कारण यहाँ घर जो है 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि ये बांस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं चित्र में कि ये क्या है, ये बांस लगा दिए गए हैं ऊंचे करके, 10 से 12 फीट के बांस लगा दिए गए हैं। उतने ऊपर पे क्या किया है, इन घरों को बनाया गया, क्योंकि इसका कारण ये है कि यहाँ बारिश बहुत मात्रा में होती है। आगे देखते हैं, असम में बांस और रस्सी के पुल भी बनाए जाते हैं, ठीक है। असम में बांस और रस्सी के पुल भी बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं कि यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ बांस के घर बनाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। आगे देखते हैं, आगे पॉइंट क्या है कि बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बनता है, किस प्रकार से बनता है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से किस प्रकार से बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि यहाँ के घर किस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ के घर जो होते हैं वो बांस के द्वारा बनाए जाते हैं, 10 से 12 फीट ऊपर बनाते हैं। इसका कारण भी पूछ लिया जाता है, क्यों? तो अत्यधिक वर्षा होने की वजह से यहाँ बांस के घर बनाए जाते हैं 10 से 12 फीट ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर चावल की एक किस्म खाई जाती है जो चिपचिपे होते हैं। कैसे होते हैं? चिपचिपे होते हैं। आगे देखते हैं, आगे अब नेक्स्ट है हमारा बिहार के घर। अब हम देखते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार क्या है, बिहार में, ठीक है, अब हम देखेंगे बिहार के बारे में। तो बिहार में मधुबनी नामक जिला है, जहां त्योहारों एवं खुशी के मौके पर घर पर दीवारों और आंगन में कई प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। तो बिहार में एक इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है, तो वो कौन सी है, एक महत्वपूर्ण पेंटिंग कौन सी है, मधुबनी पेंटिंग। कौन सी है? मधुबनी पेंटिंग। इसके बारे में अभी हम जानेंगे विस्तार पूर्वक, ठीक है। इस पॉइंट को एक बार फिर से देखते हैं कि बिहार में मधुबनी नामक एक जिला है, जहां त्योहारों और खुशी के मौके पर घर की दीवारों पर व आंगन में चित्र बनाए जाते हैं। कुछ इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर
ये सीता चित्र बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं किस प्रकार से बनते हैं कि यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इसके बारे में और जानकारी देखते हैं आगे, ठीक है। इसके बारे में और जानकारी देखते हैं कि इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि जीव जंतु बनाए जाते हैं। ये चित्र में आप देख सकते हैं कि इसमें व्यक्ति, इसमें इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, फूल, पक्षी और मछलियों का चित्रण बनाया जाता है। मधुबनी कला बहुत पुरानी है और इसका नाम इसी जिले के नाम पर ही पड़ा है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मधुबनी पेंटिंग का संबंध, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मधुबनी पेंटिंग का संबंध है, मधुबनी चित्रकला का संबंध है। तो आप क्या आंसर देंगे? ठीक है, इसीलिए ये फैक्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप इसका आंसर क्या देंगे कि यह बिहार से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? यह बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब हमारा क्या है? अब हमारा नेक्स्ट राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट राज्य क्या है? नेक्स्ट राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा आदि से तैयार किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इत्र का निर्माण किस किस वस्तुओं से, किन किन चीज़ों से तैयार किया जाता है? तो इत्र का निर्माण गुलाब जल से, इत्र का निर्माण गुलाब जल से, केवड़ा से आदि से किया जाता है। किससे? गुलाब जल और केवड़ा से किया जाता है। यहाँ पर स्थित कन्नौज में इत्र का निर्माण किया जाता है। इसे कन्नौज इत्र नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था कि आप इसका आंसर दें। तो उत्तर प्रदेश में कौन से फूलों की सब्जी बनाई जाती है? कौन से फूल है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन से फूलों की सब्जी बनाई जाती है? तो कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। इसके अलावा मैंने आपसे सहजन के फूल के पूछे हैं और केले के फूल की सब्जी कहाँ बनाई जाती है? ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट है कथक। उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। कैसा है? कथक उत्तर प्रदेश का एक नृत्य है। आगे देखते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट राज्य है उत्तराखंड। नेक्स्ट राज्य क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में आप एक इंपॉर्टेंट बात यही याद कर लें कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि फूलों की घाटी किस राज्य में है। तो फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देख लेते हैं कि उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल हैं। क्या है? जहाँ फूल ही फूल हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं तो कहीं पत्थरों में सफ़ेद फूल नजर आते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में एक फूलों की घाटी स्थित है। तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट राज्य कौन सा है। तो नेक्स्ट राज्य है मिजोरम। हम मिजोरम के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो मिजोरम में मीज़ो भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? मीज़ो भाषा बोली जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। मिजोरम से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ 3/4 लोग कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। और यहाँ की मुख्य फसल चावल है। क्या है? यहाँ की मुख्य फसल चावल है। यहाँ खेती की लॉटरी निकाली जाती है। यहाँ क्या निकाला जाता है? यहाँ खेती की लॉटरी निकाली जाती है। ज़मीन को क्या किया जाता है? साझा किया जाता है। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि बारी बारी से लोग क्या करते हैं? यहाँ पर खेती करते हैं। जैसे इस साल एक व्यक्ति ने कर लिया, दूसरी साल किसी और ने कर लिया, फिर किसी और ने कर लिया। तो यहाँ पर क्या होता है? लॉटरी खेती की जाती है और यहाँ पर ज़मीन को साझा करके यहाँ पर खेती की जाती है। बारी बारी से उस ज़मीन पर खेती करने का अवसर सबको मिलता है। मिज़ोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। तो किसके बर्तन बनाए जाते हैं? मिज़ोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिज़ोरम से पूछा जाता है कि झूम खेती किससे संबंधित है। तो झूम खेती किससे संबंधित है? झूम खेती मिज़ोरम में होती है। इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बहुत बार बना हुआ है
कि झूम खेती किस स्थान की है, किस राज्य की है। तो झूम खेती मिजोरम की है। यह खेती किस प्रकार की होती है, इस खेती में व्यक्ति शिफ्टिंग की जाती है, यानी कि शिफ्टिंग के माध्यम से इसमें खेती की जाती है। जैसे कि कुछ समय के लिए खेती की जाती है, उसके बाद उसको जला दिया जाता है, आग लगाकर खेत में उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद कुछ समय के बाद, बरसों के बाद उसमें की जाती है, उसमें खेती की जाती है। ठीक है, तो इसे झूम खेती कहते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ आगे देखते हैं, ये सब हमने जान लिया कि यहाँ लॉटरी की खेती, यहाँ खेती की लॉटरी निकाली जाती है और बारी बारी से खेती की जाती है। यहाँ झूम खेती, यहाँ कौन सी खेती की जाती है, यहाँ झूम खेती की जाती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है चिराव नृत्य। ये क्या है, ये चिराव नृत्य है। तो चिराव नाच मिजोरम में मनाया जाता है। जब यहाँ फसल का काम खत्म हो जाता है तो यहाँ के लोग इकट्ठा होकर नाचते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि चिराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो चिराव नृत्य किससे संबंधित है, मिजोरम से संबंधित है। इसमें लड़कियां बम्बू पर, यानी कि बांस पर, बांस की डंडों पर डांस करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा राज्य है, नेक्स्ट है केरल। केरल से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, केरल से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ऐसे राज्य है जहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में 101% देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो केरल में टेपियोका जमीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल होता है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। क्या करते हैं, ये क्या है, ये टेपियोका होता है। ये कुछ हमारे यहाँ जो शकरकंद होता है उस प्रकार से होता है। टेपियोका को कप्पा भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ पर एक प्रमुख नाव पाई जाती है जो बल्लव कहलाती है। क्या कहलाती है, बल्लव कहलाती है। बल्लव लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जो केरल में पाई जाती है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। ये सभी फैक्ट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम ऐसे ही फैक्ट्स पेपर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं, बलियम्मा कहते हैं। नानी को अमुम्मा कहते हैं। चाचा को चिटप्पन कहते हैं और चाची को कुंजम्बा कहा जाता है। और पिता को अप्पा कहते हैं। क्या कहते हैं, पिता को अप्पा कहा जाता है। आगे देखते हैं, अब हम नेक्स्ट राज्य देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश। कौन सा है, आंध्र प्रदेश। अब तो क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक जीके से संबंधित आने लगे। किसी क्रिकेटर का नाम दे दिया और पूछा कि किस राज्य का है और इसके भोजन कौन कौन से हैं, इसके राज्य से संबंधित भोजन कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अब देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस पेपर में कराए भी हैं। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप क्लास को जरूर देख लें। मैंने टोटल 25 क्लासेस कराई हैं, आप जल्द से जल्द उन क्लासेस को जरूर देख लें, क्योंकि जहाँ से आपके 30 में से 30 नंबर बन सकते हैं वहाँ पे आप जरूर कोशिश कीजिए। ठीक है, ओके, आप क्लास जरूर देख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आंध्र प्रदेश को। किसको, आंध्र प्रदेश को। मुक्तापुर गाँव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में स्थित है। कौन सा गाँव, मुक्तापुर गाँव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में स्थित है। पोचमपल्ली की साड़ियाँ बहुत फेमस है यहाँ की पोचमपल्ली की साड़ियों से बहुत बार क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लोगों का सबसे प्रिय भोजन है इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, नारियल की चटनी। तो ये आप जरूर याद कर लें, एनसीईआरटी की ये फैक्ट्स हैं और काफ़ी ज़रूरी ये आपके फैक्ट्स हैं। ठीक है, कि आंध्र प्रदेश के तमिलनाडु के लोगों का सबसे प्रिय भोजन कौन सा है, इडली है, डोसा है, बड़ा है, सांभर है, नारियल की चटनी है। आगे देखते हैं, आगे पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, पोचमपल्ली जिला तेलंगाना में है। पोचमपल्ली जिला कहाँ है, तेलंगाना में स्थित है। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली व कलमकारी के नाम से जाना जाता है। ये चमकदार साड़ियों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, यह चमकदार साड़ियों के लिए फेमस है। पोचमपल्ली या कलमकारी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यह कहाँ स्थित है, तो यह पोचमपल्ली जिला जो है वो तेलंगाना में स्थित है। कहाँ स्थित है, तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट राज्य जिसका नाम है राजस्थान। क्या है, राजस्थान। इसके घरों के बारे में क्वेश्चन बनता है। तो राजस्थान में
मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। कैसे घर बनते हैं आप देख सकते हैं, राजस्थान में मिट्टी के घरों का निर्माण किया जाता है। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। कैसी होती है? घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। क्या किया जाता है? इन पर डिजाइन बनाई जाती, इनमें डिजाइन बनाई जाती है और इनकी छत कटीली झाड़ियों से बनती है। ये देखिए, ये कटीली झाड़ियों से क्या है, इनकी छत का निर्माण किया गया है। राजस्थान में टैंक को टैंका कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान में टैंक को टैंका कहते हैं। कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से टैंक और टैंका होता है। आगे देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपने आंगन में जमीन में गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं और अपने छतों का ढाल बनाते हैं। अपनी छतों पर क्या करते हैं? ढाल बनाते हैं, जिससे कि बारिश का सारा पानी टैंक में आकर गिरे और इसे छान कर क्या करते हैं? इसको प्रयोग करते हैं, ठीक है। बारिश का पानी वहाँ बारिश बहुत कम होती है, इसी वजह से यहाँ पानी की कमी होने के कारण यहाँ के लोग वर्षा के पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। किसमें? टैंक में इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो पूछा जाए अगर आपसे क्वेश्चन, राजस्थान में किस प्रकार के घर बनते हैं, तो राजस्थान में मिट्टी के घर बनते हैं और इनकी छत जो होती है, इनकी जो छत होती है वो कटीली झाड़ियों की बनी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ बारिश बहुत कम होती है। टेकला गांव 1600 मीटर ऊंचा जो राजस्थान के झालरपतन या झलबार में है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ी गांव है, जहां खेजड़ी का एक वृक्ष पाया जाता है। लोग पेड़ों को कटने से बचने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से क्या होते थे? चिपक जाते थे, चिपक कर खड़े हो जाते थे। 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। जो लोग पेड़ों को बचाते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं? बिश्नोई कहलाते हैं। पेड़ पौधों और जानवरों के प्रति संवेदनशील और उनकी रक्षा करते हैं। वे लोग कौन कहलाते हैं? क्वेश्चन बन सकता है, तो कौन कहलाते हैं? बिश्नोई कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ शिकार करना यानी कि हंटिंग और पेड़ों को काटना, कटिंग ऑफ ट्रीज, वर्जित है। यहाँ पर पेड़ों को काटना और शिकार करना वर्जित है। नेक्स्ट देखते हैं, रेगिस्तान में होते हुए भी ये गांव हरा भरा है। रेगिस्तान होते हुए भी ये गांव जो है हरा भरा है, क्योंकि यहाँ के लोग अपने पेड़ पौधों पर ध्यान देते हैं, जानवरों की सेवा करते हैं, उनके प्रति उनकी रक्षा करते हैं और संवेदनशील होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट। खेजड़ी के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। डली गांव में खेजड़ी नामक एक पेड़ पाया जाता है। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है खेजड़ी गांव के, ठीक है, खेजड़ी के पेड़ के विषय में जानकारी अगर पूछी जाए तो ये फैक्ट्स आप जरूर याद कर लें कि खेजडली गांव में खेजड़ी नामक एक पेड़ पाया जाता है। यह रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसमें पानी की कम जरूरत पड़ती है। इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है। किसके काम आती है? दवा बनाने के काम आती है। इसकी लकड़ी में कभी भी कीड़ा नहीं लगता है और इसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है। पत्तियां वहां के जानवर खाते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, काफी बार क्वेश्चन आया है कि इसमें पत्तियां कम होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बना है कि इसमें पत्तियां कम होती हैं, क्योंकि, ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं। थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर दिया जाता है और कूट के थ्रू क्वेश्चन में आंसर आते हैं, ठीक है। कूट के थ्रू क्वेश्चन इसमें आते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ठीक है, कूट के थ्रू क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है लद्दाख। अब हम लद्दाख के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर घर किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो पहला तो देखते हैं, लद्दाख पहुँचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है। लद्दाख को क्या कहते हैं? ठंडा मरुस्थल या कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो किसे कहते हैं? तो लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ एक या दो फ्लोर की बिल्डिंग होती है। घर पत्थर के बने होते हैं, जिनकी छत और फर्श लकड़ी की बनी होती है। जिसकी छत और फर्श कैसी होती है? लकड़ी की बनी होती है। दीवार मिट्टी की और उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि लद्दाख के घर किस प्रकार के होते हैं। तो लद्दाख के घर 1 से 2 फ्लोर बिल्डिंग होती हैं, ठीक है। यहाँ की छतें जो होती हैं, यहाँ की छत और फर्श लकड़ी की होती है और यहाँ दीवारें चूने की बनी होती हैं। कैसी होती हैं? चूने की मोटी परत होती है। आगे देखते हैं, यहाँ कम बारिश होती है और लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ लकड़ियों का
यहाँ लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं इसके बारे में। आगे यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पर किसको रखते हैं? ग्राउंड फ्लोर पर जानवरों को रखा जाता है। जब ज़्यादा सर्दी होती है तो खुद भी ग्राउंड फ्लोर पर ही रहने आ जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर में कोई भी विंडो नहीं होती है। तो क्वेश्चन एग्जाम आगे देखते हैं। गर्मी के मौसम में ये लोग फल को सुखा लेते हैं और उनको सर्दियों में उनका इस्तेमाल करते हैं। इनमें ठीक है, लद्दाख में लाल मिर्च, नारंगी कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे यहाँ मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? लद्दाख में लाल मिर्च है, नारंगी कद्दू है, सुनहरे पीले भुट्टे मिलते हैं। आगे देखते हैं। लद्दाख में जूले जूले का मतलब है वेलकम। अगर आप लद्दाख कभी जाएंगे तो वहाँ आपके स्वागत के लिए वहाँ के लोग आपसे जूले जूले करते हैं। जूले जूले का मतलब होता है वेलकम। क्या होता है? जूले जूले का मतलब होता है वेलकम। आगे देखते हैं। यहाँ ट्रॉली लकड़ी से बना एक झूला होता है। यहाँ एक ट्रॉली होती है, जैसे रोपवे होता है। आपने उत्तराखंड में देखा होगा रोपवे, तो उसी प्रकार की यहाँ पर एक ट्रॉली होती है जो लकड़ी की झूला के प्रकार से बनी होती। कैसी होती है? लकड़ी का झूला जिसे कहते हैं, ट्रॉली बनी होती है। इसका इस्तेमाल लद्दाख में नदी को पार करने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं। अब हम इसके बारे में, लद्दाख में जो जनजाति पाई जाती है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम चांगथांग के बारे में देखेंगे। चांगथांग क्या है? चांगथांग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। कहाँ? चांगथांग उत्तरी और पश्चिमी तिब्बत में एक पठार है जो 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में फैला है। कहाँ फैला है? लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में फैला है। यहाँ चांगपा जनजाति रहती है। तो पूछा जाता है कि लद्दाख में के चांगथांग में कौन सी जनजाति रहती है? तो यहाँ चांगपा जनजाति रहती है। ठीक है, जिसकी आबादी 5000 लोग है। यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, लगभग 5000 लोग रहते हैं। यह हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं। ठीक है, यह लोग जो होते हैं, यहाँ 5000 तक लोग पाए जाते हैं। और ये जनजाति जो होती है चांगपा जनजाति कहलाती है। और ये सभी अपने भेड़ और बकरियों के साथ घूमते रहते हैं। आप देख सकते हैं, चांगपा लोग अपने टेंट को रेवो कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चांगपा लोगों का जो टेंट बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? रेवो कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे रेवो कहते हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में और जानकारी कि सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा चलती है। चांगपा की भाषा चांगथांग का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ कम लोग रहते हैं। चांगपांग की जो भाषा चांगथांग, उसका मतलब होता है कि जहाँ कम लोग रहते हैं। आगे देखते हैं। लेखा अर्थात टेंट के पास एक जगह होती है जिसे ये लोग लेखा बोलते हैं, जहाँ ये अपनी बकरियों और भेड़ों को रखते हैं। ये क्या है? ये लेखा है। क्या है? ये एक जगह है जिसे क्या कहते हैं? इसे लेखा कहते हैं। इसमें अपनी ये भेड़ बकरियों को रखते हैं, जबकि ये अपने रहने के टेंट बनाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है रेवो। क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है रेवो। आगे देखते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों की बनी होती हैं। कैसी बनी होती हैं? तो लेखा की दीवारें कैसी होती हैं? पत्थरों की बनी होती हैं, जिसमें भेड़ और बकरियों को रखा जाता है। आगे देखते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों की बनी होती हैं। ये हमने पढ़ लिया। लेखा की दीवारें कैसी बनी होती हैं? पत्थरों की बनी होती हैं। हर परिवार अपने जानवर पर एक विशेष चिन्ह का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस स्थान पर सिर्फ भेड़ और बकरियां ही पाई जाती हैं। तब जब यहाँ के लोग अपने अपने जानवर को चराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर अपने ये जानवरों पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह बना देते हैं, जिससे औरतें और छोटी बच्चियाँ जानवरों को गिन कर चराने ले जाती हैं और फिर लौट कर दोबारा गिनती हैं। क्योंकि यहाँ पर सभी लोग जो हैं भेड़ और बकरी ही पालते हैं, इसीलिए सभी अपने जानवर को काउंट करके ले जाते हैं और काउंट करके ही वापस लाते हैं। यह लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने के लिए जाते हैं, जिससे बकरियों के बाल
घने और मुलायम हो सके और आगे चलकर ये शॉल उन्हीं बालों की आगे चलकर ये लोग उन्हीं बालों की शॉल का निर्माण करते हैं। इसके बारे में आगे देखते हैं कि विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल क्या है। विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से दिखती है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि पश्मीना शॉल चांगपा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। तो किसके बालों से बनती है? चांगपा जनजाति, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था चांगपा जनजाति के बारे में। चांगथांग चांगपा जनजाति जो कहाँ रहती है? लद्दाख में रहती है, ठीक है। तो वहाँ की बकरियों के बालों से पश्मीना शॉल को बनाया जाता है। जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वह बहुत ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर ऊपर रहती है। ठंड में टेम्परेचर 0 डिग्री से -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, यानी कि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ज़्यादा ठंड में ही ऊन ज़्यादा निकलती है, ठीक है। ज़्यादा ठंड में ही बकरियों के बाल भी बहुत घने होते हैं, जिससे क्या होता है कि पश्मीना शॉल को ये बनाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि बकरी के शरीर पर गर्म बालों का एक कोट सा बन जाता है। इसमें से कुछ बाल बकरियां गर्मियों में गिरा देती हैं, जिनका प्रयोग पश्मीना शॉल के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं पश्मीना शॉल के बारे में। इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। तो इनका एक बाल इतना पतला होता है, जो हमारे बाल हैं उनसे 6 बाल बनाए जा सकते हैं। कितने? उनसे 6 बाल बनाए जा सकते हैं। यह शॉल हाथ से बनाई जाती है। इस शॉल को हाथ से बनाया जाता है, मशीनों के द्वारा नहीं बनाया जाता है। लगभग कितने दिन लगते हैं? तो इसको बुनाई में 250 दिन लगते हैं। कितने लगते हैं? 250 दिन लगते हैं, ठीक है, एक प्लेन शॉल बनाने में। आगे देखते हैं, एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। तो क्वेश्चन पश्मीना शॉल से बहुत बार बनते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पश्मीना शॉल से बहुत बनते हैं कि ये जनजाति, कौन सी जनजाति पश्मीना शॉल को बनाती है? तो कौन सी जनजाति बनाती है? पश्मीना शॉल चांगपा जनजाति के लोग बनाते हैं और 5000 मीटर ऊपर ऊंचाई पर रहते हैं। यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री से -40 डिग्री होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हमारे 6 बाल, ठीक है, और यहाँ पर ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारे एक बाल के बराबर इनके 6 बाल होते हैं, ठीक है। और ये हाथ से बनाते हैं और 250 घंटे इसकी बुनाई में लगते हैं और एक स्वेटर 6 स्वेटर के बराबर जितना गर्म होता है। आगे देखते हैं, अब हम श्रीनगर के बारे में देखेंगे। तो श्रीनगर के बारे में इम्पोर्टेंट बात कि श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में होते हैं तो कुछ पानी में होते हैं। पानी में क्या होते हैं? जैसे कि हाउस बोट वगैरह होती हैं, ठीक है, तो पर होते हैं, तो कुछ पत्थरों में होते हैं और इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हाउस बोट पर 80 फीट तक लंबी होती है। हाउस बोट जो होती है वो 80 फीट तक लंबी होती है और 8 से 9 फीट चौड़ी होती है। क्या होती है? 8 से 9 फीट चौड़ी होती है। यहाँ पर डोंगा एक प्रकार की नाव है जो झेलम नदी में डल झील में मिलती है। इसके अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से ये एक घर के तरह लगता है। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं और इनकी छतों पर जो डिजाइन बनाई जाती है उसे खत्मबंद कहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि खत्मबंद किसे कहते हैं? क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन बनता है कि खत्मबंद किसे कहते हैं। तो खत्मबंद किसे कहते हैं? क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि खत्मबंद किसे कहते हैं। क्या बनता है? खत्मबंद किसे कहते हैं। तो आप इसका जवाब क्या देंगे कि जो छत पर डिजाइन बनाई जाती है, छत पर, नाव की छत पर जो डिजाइन बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे खत्मबंद कहते हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में और कि कश्मीर के गांव में घर किसके बनते हैं। तो कश्मीर के गांव में घर पत्थर के बनते हैं और ढलान वाली छतें होती हैं। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो दीवारों पर निकली होती हैं, जिन्हें डैव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें डैव कहा जाता है और इनमें भी सुंदर सी डिजाइन बनाई जाती है। आगे देखते हैं कि शिकारा नाव पर्यटन को आकर्षित करती है। कौन सी? शिकारा नाव पर्यटकों को आकर्षित करती है। कश्मीर में इंपॉर्टेंट पॉइंट, कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाया जाता है, जबकि गोवा में नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाई जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है
कि सरसों के तेल में पकी हुई मछली कहाँ खाई जाती है? तो कहाँ खाई जाती है? कश्मीर में खाई जाती है। और नारियल के तेल में पकी हुई मछली कहाँ खाई जाती है? तो वह खाई जाती है गोवा में। कहाँ खाई जाती है? गोवा में। आगे देखते हैं, अब हम मनाली के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब हम मनाली के बारे में बात करेंगे कि यहाँ किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। तो मनाली में बारिश भी, ठीक है, मनाली में बारिश भी होती है और बर्फ भी यहाँ पड़ती है। यहाँ पर घर कैसे होते हैं? पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। आप ये देख सकते हैं, घर घर जो है पत्थर और लकड़ी के बने हैं, जिनकी छतें ढालू नुमा होती हैं। आप देख सकते हैं छतें कैसी हैं? ढालू नुमा होती हैं। ठीक ठीक है, अब हम देखेंगे अबू धाबी के बारे में। अब हम देखेंगे अबू धाबी के बारे में। ठीक है, तो यह एक रेगिस्तानी इलाके में है। यहाँ स्थानीय भाषा अरबी बोली जाती है। तो यहाँ कौन सी स्थानीय भाषा बोली जाती है? तो यहाँ स्थानीय भाषा अरबी को बोला जाता है। यहाँ पानी बहुत कीमती है, क्योंकि यहाँ पर ना तो वर्षा होती है और ना ही नदियाँ हैं, झील है, ना ही तालाब उपस्थित है। ठीक है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? अबू धाबी के। यहाँ पर रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है, जहाँ खजूर के पेड़ यानी कि डेट्स ट्री पाई जाती हैं, अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, क्योंकि ये पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि खजूर के पेड़ किस राज्य में कहाँ पर पाए जाते हैं। तो खजूर के पेड़, जिसे डेट ट्रीज कहते हैं, ये अबू धाबी में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? अबू धाबी में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, अबू धाबी की करेंसी क्या है? तो अबू धाबी की करेंसी है दिरहम। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अबू धाबी की करेंसी क्या है? दिरहम। ये कुछ इस प्रकार से दिखता है, जैसे हमारे भारत देश की करेंसी रुपया है। क्या है? हमारे भारत देश की करेंसी रुपया है। उसी प्रकार से अबू धाबी की करेंसी दिरहम है। अबू धाबी में रेत के पहाड़ या टीले पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? तो अबू धाबी में रेत के पहाड़ या टीले पाए जाते हैं। इसीलिए अबू धाबी से भारतीय समय 1.5 घंटा आगे है। यानी कि अबू धाबी का समय और हमारे समय में अंतर है। अबू धाबी का समय हमारे भारत देश से 1.5 घंटा पीछे है। यानी कि हमारे देश में अगर क्लास आपकी 10 बजे है, कितने बजे है? 10 बजे है, तो वहाँ क्लास जो होगी वहाँ 8:30 बजे होगी। कितने बजे होगी? वहाँ 8:30 बजे होगी। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में और जानकारी कि इसीलिए अबू धाबी में भारतीय समय 1.5 घंटा आगे है। अगर अबू धाबी में रात के 9 बज रहे हैं, तो भारत में रात के 10:30 बज रहे होंगे। यानी कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर हमारी क्लास 10 बजे है शाम के, तो वहाँ क्लास जो होगी वो 8:30 बजे होगी। कितने बजे होगी? वहाँ क्लास 8:30 बजे होगी। आगे देखते हैं, अब हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट गोलकुंडा के बारे में देखेंगे, जो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं कि गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और अब तो न्यूमेरिकल में भी इसके क्वेश्चन आने लगे हैं कि यहाँ की दीवार का एक भाग गोलाकार शेप में होता है, जिसे बेशन या बुर्ज कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि दीवार का भाग एक गोलाकार होता है, जिसे बेशन या बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारें में ऐसे 87 बुर्ज हैं। कितने? 87 बुर्ज हैं। कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया था और 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था। आगे देखते हैं, ऊंची और गोल दीवारें दूर तक देखने में मदद करती हैं, जिससे आक्रमण का पता चलता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ और जानकारी भी देख लेते हैं कि यहाँ पर औरंगजेब ने आक्रमण करने आया था और वह असफल रहा। लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ यहाँ किले के चारों तरफ खाई थी की वजह से आक्रमण नहीं कर सका की बंदूकें बनती थीं और हजारों सालों से घुमतू वर्ग कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज की चीजें बनाई जाती थी। कांस्य का निर्माण किससे किया जाता है? तो कांस्य का निर्माण
कॉपर और टिन से किया जाता है, यानी कि Cu और Sn स्टेनस, यानी कि कॉपर और टिन की मिश्र धातु से कांसे का निर्माण किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है ब्रेल लिपि के बारे में। किसके बारे में? ब्रेल लिपि के बारे में। तो ब्रेल लिपि, ठीक है, ब्रेल लिपि के बारे में। लुईस ब्रेल फ्रांस के थे जो 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा उन्हें रुचि होने के कारण यह पढ़ने और लिखने का इन्हें बहुत ज़्यादा शौक था और विभिन्न तरीके से ये सोचने लगे। फिर इन्होंने एक तरीका निकाला और बाद में इन्हें एक लुईस स्क्रिप्ट का निर्माण किया, जो आज के समय में दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर उभरे हुए क्या होते हैं? शब्द होते हैं, उभरे हुए वर्ड होते हैं। इनके बारे में और जानकारी देख लेते हैं कि यह मोटे कागज की एक नुकीली चीज से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है। यहाँ एक मोटे कागज पर नुकीली चीज से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? तो कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे स्पर्श करके बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, जिसे ब्रेल लिपि कहा जा सकता है। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि यह जो, तो क्वेश्चन में एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, यानी कि स्क्रिप्ट कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो यह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है तरुण भारत संघ। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है तरुण भारत संघ, यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को बनता है, ठीक है। तो तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इसके प्रमुख व्यक्ति कौन है? राजेंद्र सिंह है, जो इसके संस्थापक और वर्तमान के अध्यक्ष भी हैं। इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। तरुण भारत संघ पिछले 25 वर्षों से देश भर में 10,000 से ज़्यादा जोहड़ और तालाब इसके माध्यम से बनवाए जा चुके हैं। और इसी से संबंधित एक माई है जो है दड़की माई। कौन है? दड़की माई, जो राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती है। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की सेवा या देखभाल में चला जाता है। तरुण भारत संघ ने पानी की आपूर्ति में दड़की माई ने मदद की थी, ठीक है, दड़की माई की भी मदद की थी। नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारी शॉर्ट नोट्स हैं, थोड़े छोटे छोटे नोट्स हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं आपके एग्जाम के लिए। तो इनको हम थोड़ा शॉर्ट नोट के थ्रू पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि दांडी यात्रा से भी क्वेश्चन बनता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि सन 1930 में, इसकी डेट पूछी जाती है, सन 1930 में क्या हुआ था? दांडी मार्च को शुरू किया गया था। अंग्रेजों ने भारत में आम लोगों को नमक बनाने की पाबंदी लगा दी थी। आम यानी कि यहाँ के लोगों के लिए नमक बनाने की पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण गांधी जी ने एक यात्रा शुरू की गई थी, वो थी दांडी यात्रा, जो 1930 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1930 में शुरू की गई थी। आगे देखते हैं। अब हम जंगल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इनको जरूर देख कर जाएं, जिससे आपके क्वेश्चन कर सके, ठीक है। जंगल के बारे में देख लेते हैं कि जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में आया था। कब आया था? 2007 में जंगल अधिकार अधिनियम आया था। जो लोग यहाँ 25 सालों से जंगलों में रह रहे हैं, उन्हें ये कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वह इस जगह जो मन चाहे वो उगा सकते हैं और उन्हें यहाँ से हटाया नहीं जा सकता। जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है। कौन करती है? जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है। खानों की खुदाई, बांधों का निर्माण करने में जंगल खत्म होते जा रहे हैं। अभी आज के समय में, वर्तमान समय में शहरीकरण होने के माध्यम से खानों की खुदाई हो रही है, बांधों का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण आज के समय में जंगल खत्म हो चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम राकेश शर्मा के कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में यहाँ से क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको ये पढ़ना जरूरी है, जिससे जेंडर वाइज को कम किया जा सके, ठीक है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा।
भारत के ये प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। कहाँ हुआ था? इनका जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। वह अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे और ये 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट स्पेस में स्टेशन यानी कि इसके माध्यम से ये गए थे और धरती पर बाद में ये लौट आए थे। बाद में इंदिरा गांधी ने इनसे पूछा था कि हमारा भारत देश ऊपर से कैसा लगता है, तो ये बोले थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, तो ये पहले व्यक्ति थे राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष में होकर आए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे कौन है? नेक्स्ट है चमकता सितारा यानी कि सूर्यमणि जी। कौन है? सूर्यमणि जी। इनके बारे में भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, कि सूर्यमणि एक चमकता सितारा, इन्हें गर्ल स्टार भी कहते हैं। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी को बदल दिया था। सूर्यमणि क्या चाहती थी? सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने पुराने जो प्राचीन गीत हैं, गान हैं, उनको गाएं, अपनी पुरानी प्रथाओं परंपराओं को ना भूलें, उनकी ट्रेडिशनल यानी कि पहनावे को पहने और जो प्रथाएं चली आ रही है उनका क्या करें? पालन करें। ठीक है, आगे देखते हैं कि जड़ी बूटी की समझ और बांस की चीजें बनाने की कला बच्चों में सीखें। अपने स्कूल की भाषा तो सीखे ही बल्कि यहाँ की कुड़ुक भाषा का भी रिश्ता से। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं जड़ी बूटी की समझ और बांस की चीजें बनाने की कला बच्चे भी सीखें इसको और स्कूल की भाषा सीखें, उसके साथ साथ कुड़ुक भाषा से भी अपना रिश्ता जोड़ें। यह सब तोरांग केंद्र में होता था। इन्होंने एक केंद्र खोला था जिसका नाम था तोरांग, जो कुड़ुक समाज के लोग इसको देखते थे। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ों को वो सिखाते थे, जैसे गाना बजाना है, बांसुरी बजाना है, तो बहुत सारी क्रिएटिविटी को बच्चों को सिखाया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उन्होंने बांसबी दीदी और कई लोगों की मदद की और एक केंद्र का निर्माण किया जिसे तोरांग नाम दिया गया। उसने इस जगह का नाम क्या रखा? तोरांग रखा। कुड़ुक भाषा में तोरांग का अर्थ क्या होता है? तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कुड़ुक भाषा में, ठीक है, कुड़ुक भाषा में तोरांग को क्या कहते हैं? जंगल कहते हैं। और ये कहाँ स्थित है? कुड़ुक भाषा कहाँ की है? तो कुड़ुक भाषा झारखंड के लोगों की एक भाषा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे लेफ्टिनेंट वहीदा प्रिज्म के बारे में। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जेंडर वाइज के, ठीक है, खत्म करने के लिए इन सब का हमें व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट वहीदा प्रिज्म ये भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर है और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान को संभाला था। किसी भी सेना में एक बड़ी बात यह होती है कि किसी भी परेड में पूरी कमान को संभालना। ठीक है, आगे देखते हैं। इनके जन्म के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इनका गांव थन्ना मंडी है जो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। कहाँ? इनके गांव के बारे में पूछ लिया जाता है कि वहीदा प्रिज्म किस राज्य से संबंधित है, तो वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किससे संबंधित है? वह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इनका जन्म थन्ना मंडी गाँव के राजौरी जिले में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व से क्वेश्चन आते ही हैं। अगर आपने मेरी ये क्लास कर ली मैराथन क्लास और मैंने आपको 25 क्लासेस और कराई हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उनको कर लिया तो आपके 30 में से 30 नंबर पक्के हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक क्लास नहीं देखी, अभी भी आपके पास समय है, आप सभी क्लासेस को देख लें और आप अपने एग्जाम में 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जानकारी देखते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ये एक वेट लिफ्टिंग है जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये 130 किग्रा यानी कि 130 किलो भार उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल को जीता है। ठीक है, इनके बारे में और जानकारी भी देख लेते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी में कुछ इस प्रकार से दिया है कि क्या तुमने अखबार में इसके बारे में पढ़ा। यानी कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर यानी कि भारोत्तोलक है। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनके पापा पुलिस में हवलदार थे और इन्होंने 12 साल की उम्र में ही क्या करना, वेट लिफ्टिंग यानी कि वजन उठाने का अभ्यास करना
शुरू कर दिया था। अब वे एक बार में 130 किलो वजन उठा लेती हैं। कर्णम ने भारत से कितने मेडल जीते हैं, तो 29 मेडल को जीता है। और इनकी और भी 4 बहनें हैं जो भी वो भी क्या करती हैं, वजन को उठाती हैं, ठीक है, वो भी वेट लिफ्टिंग करती हैं। आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं सुनीता विलियम्स के बारे में, ठीक है। ये हमारी क्लास जो है एक वन शॉट है, ये हमारी क्लास जो है एक वन शॉट है, यानी कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को पढ़ लेना। तो इसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी के सभी फैक्ट्स जो हैं कंप्लीट करा दिए हैं। अभी हमारे कुछ टॉपिक्स बचे हैं, उनको हम कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है सुनीता विलियम्स। कौन है सुनीता विलियम्स? ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। पहली महिला कौन थी? पहली महिला थी कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला। इनके विषय में भी अभी हम देखेंगे। तो ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। ये 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। इनका संबंध कहाँ से है? ये गुजरात से संबंध रखती है, गुजरात के अहमदाबाद शहर से संबंध रखती हैं। इन्होंने 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। आगे देखते हैं, जून 1998 में अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा के थ्रू ये गई थी, इनका चयन हो गया था उसमें। और 2008 में इन्हें विज्ञान अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारी कौन है? नेक्स्ट है सुनीता विलियम्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इनके बारे में हम देख लेते हैं कि जब स्पेस में गई थी तो इन्होंने क्या क्या अनुभव किया था, ठीक है। अब हम इनके बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। जब ये कहाँ गई थी? स्पेस में गई थी, तो इन्होंने क्या क्या अनुभव किया था, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते, एक जगह से दूसरी जगह तैरते, यानी कि फ्लो करते रहते हैं, फ्लोटिंग करते रहते हैं। वहाँ एक जगह नहीं बैठ सकते क्योंकि ग्रेविटी होती नहीं है, ठीक है। पानी भी नहीं रुकता है तथा बुलबुले बन के ये फ्लोट करते हैं, यानी कि उड़ते दिखाई देते हैं, ठीक है। चेहरा या हाथ को बबल के माध्यम से धोया जाता है, कागज को गीला करके मुंह को धो लेना, ठीक है। इस प्रकार से वहाँ के इन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए हैं। यहाँ पर बालों को कंघी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते हैं। कैसे रहते हैं आप देख सकते हैं, क्योंकि बाल जो हैं वो हमेशा खड़े रहते हैं। स्पेस में ग्रेविटी ना होने के कारण वहाँ ये बैठ नहीं सकते, वहाँ वो तैरती रहती हैं। और पानी बुलबुले के रूप में होते हैं। जब हमें इनका यूज़ करना होता है तो उन बुलबुलों को कागज़ में लगाकर गीला करके वो अपने फेस को धुल सकती हैं, जो भी है हाथ वगैरह धो सकती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारी कौन? नेक्स्ट है कल्पना चावला। इनके बारे में देख लेते हैं। ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। यह भारत पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। इनका जन्म कब हुआ था? 17 मार्च 1962 में करनाल, हरियाणा में हुआ था। 1988 में कल्पना चावला ने नासा एम्स अनुसंधान केंद्र में अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की थी, ठीक है। इसके बारे में और इम्पोर्टेंट जानकारी नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं बछेंद्री पाल के बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं बछेंद्री पाल के बारे में। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी, ठीक है। बछेंद्री पाल का जन्म कहाँ हुआ? उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गांव में इनका जन्म हुआ था 24 मई 1954 को। आगे देखते हैं, बछेंद्री पाल बचपन में ही एक पिकनिक में गई जहां वे 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई। तब वे करीब 12 साल की थी, ठीक है। आगे देखते हैं इनके बारे में कुछ और जानकारी। नेक्स्ट अब हम अलबरूनी के बारे में देखेंगे। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अलबरूनी 1000 से ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए थे जिनका नाम था अलबरूनी। क्या नाम था? अलबरूनी, जो कहाँ आए थे? भारत आए थे। अलबरूनी जिस देश से आए थे उसका नाम था उज्बेकिस्तान। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अलबरूनी किस देश के निवासी थे? तो वो उज्बेकिस्तान के थे। अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों को और जगहों को देखा और उनके बारे में इन्होंने लिखा था। इनकी किताब के बारे में भी पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। खास तौर पे वे जो उन्होंने अपने देश से अलग लगी। खास तौर पे उन्होंने उन वस्तुओं के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है अलबरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे।
बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों को जोड़कर तालाब के चारों ओर चबूतरों का निर्माण किया गया है। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस इसमें बताए थे। ठीक है, आगे देखते हैं कि इन चबूतरों के बीच में और ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ, जैसे इस प्रकार से सीढ़ियाँ गई हुई थी। ठीक है, उसके बारे में भी लिखा था। यहाँ कभी भी भीड़ लगने की परेशानी नहीं होती है। ठीक है, अब इनकी बुक के बारे में पूछा जा सकता है कि अल-बरूनी की बुक का नाम बताइए। अल-बरूनी की बुक का क्या नाम था? ठीक है, तो अल-बरूनी की बुक का क्या नाम था? तो किताब उल हिंद। क्या था? किताब उल, ठीक है, किताब उल हिंद। ठीक है, इनकी बुक पूछी जा सकती है कि किस नाम की थी, तो इन्होंने किताब लिखी थी किताब उल हिंद। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हम लिंगफू फेन के बारे में देख लेते हैं। लिंगहू फेन ये कहाँ है? हांगकांग का। ये है हांगकांग का प्रमुख भोजन है जो हांगकांग में सांपों के द्वारा बनाया जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं कि लिंगहू फेन सांप के मांस से बनाया जाने वाला एक पकवान होता है जिसे हांगकांग में खाया जाता है। कहाँ खाया जाता है? हांगकांग में खाया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे ऊपर पूछा था, सहजन की सब्जी, सहजन के फूल, ठीक है, सहजन के फूल की सब्जी, केला के फूल की सब्जी, केले के फूल की सब्जी, और कौन सा था? कचनार के फूल की सब्जी। कौन से? कचनार के। तो इसका आंसर आपने नहीं बताया, बताइए आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सहजन के फूल खाए जाते हैं महाराष्ट्र में। कहाँ खाए जाते हैं? महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। केले के फूल और केले की सब्जी कहाँ खाई जाती है? केरल में खाई जाती है। और कचनार कहाँ खाया जाता है? उत्तर प्रदेश में खाया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में मैंने ईवीएस की एनसीईआरटी के सभी फैक्ट्स को पढ़ा दिया है। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी है, उससे मैंने आपको 2016 से, ठीक है, अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, उन क्लासेस में मैंने 25 क्लासेस कराई हैं, 25 क्लास। ठीक है, अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, मैंने आपको 25 क्लासेस कराई हैं, जिसमें से मैंने आपको 2019 से 2024 तक के सभी पीवाईक्यू कराए हैं। अगर आपने मेरी ये क्लासेस देख ली और आज की जो मैराथन क्लास है ये कंप्लीट कर ली, तो इसके माध्यम से आपके 30 में से 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके बाद मैं एक क्लास आपकी अभी और होगी, ठीक है, जो आपकी होगी टैग वर्ड। क्या कराऊंगी? टैग वर्ड की आपकी एक क्लास और होगी। उसके बाद हमारी ईवीएस कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये सभी क्लासेस आपने देख ली मेरी, तो आपके 30 में से 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर जरूर कर दें। ठीक है, आज की ये हमारी क्लास थी। इस क्लास में हमने आज एनसीईआरटी को कवर किया है। ठीक है, ये हमारी महामैराथन क्लास है और एक क्लास में मैंने सभी फैक्ट्स को कंप्लीट कर दिया है। क्लास देखें, क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।